अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखते होंगे। तो आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नावल लेके फिर आ गए हैं आपके लिए। वो है मोहब्बत, रोशनी और रास्ते बाय सबूही सहर। चलिए शुरू कर लेते हैं। शादी के कार्ड छपकर आ गए, मगर इस घर में किसी को इतना भी ख्याल नहीं कि उठाकर देख ही ले। भाई, यहाँ किसी को फुर्सत हो तो देखे ना। किचन से निकलते ही जहरा बेगम कॉर्नर टेबल पर पड़े कार्ड्स देखकर सीख पा हो गई कि इस वक्त सुनने वाला शारिक मौजूद था, मगर अपने मतलब के अलावा उसके कानों पर कब जूं रेंगती थी। सो अभी भी किताब में सर दिए पड़ा था, जिसपे जहरा बेगम टेम्पर लूज कर बैठी। तो मैं कह रही हूँ मियाँ, हर वक्त किताबों में सर दिए पड़े रहते हो। घर में रहते हुए कुछ जिम्मेदारियां तुम पर भी लागू होती हैं। सराय और घर में कुछ तो फर्क होता है, मगर हमारे साहबजादे किताबों के आगे किसी को खातिर में ही नहीं लाते। मियाँ, ध्यान रखना कहीं ऐनक से दोस्ती ही ना करनी पड़ जाए। कार्ड्स उठाकर वो खुद ही सेंटर टेबल तक ले आई, इस बात से बेखबर के तीर निशाने पर लग चुका था। ऐनक का नाम सुनते ही किताब बंद हो चुकी थी। ऐनक का हवाला जाने क्यों उसे बुरा लगता था। शायद इसलिए कि ऐनक हमेशा से इस खानदान में जुड़ी रही थी। ऐनक इस खानदान को विरसे में मिली थी, लिहाजा बड़े तो लगाते ही थे, छोटों को भी ज़रूरत महसूस होने लगी। और यूं एक दूसरे की देखा देखी और कुछ कुछ ज़रूरतन नौजवानों की अक्सरियत ने शौकिया ये मर्ज अपना लिया था, यानी राई का पहाड़ बना लिया था, ये सोचे बिना कि ये पहाड़ इन्हें ही सर करना पड़ेगा। काबिल नजर आने की ख्वाहिश ने सोचने से बाज रखा था, मगर शारिक हसन सोचने से बाज नहीं रह सकता था। इस बारे में सोचना गोया उसके लिए लाजमी था। अपने इर्द गिर्द हर शख्स को ऐनक में देख के एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी उस पर। इससे फिर इन लोगों में बैठा नहीं जाता था। सो कम उम्री से ही उसने अपनी ऐनकों की हिफाजत करनी शुरू कर दी थी, जिसके बलबोते पर उसे यकीन था कि वो 80 साल का होकर भी बेऐनक ही रहेगा। ऐसे में अगर सहाबिया उसे मसरूफ देखती तो फौरन छेड़ती। शारिक, अभी तो बड़ी एहतियातें हो रही हैं, लेकिन अगर किसी चश्मे वाली पर दिल आ गया तो क्या करोगे। घास डालूंगा उस पर, लेकिन ब्याह नहीं करूंगा। वो फौरन कहता, लो तो क्या वो डिनर सेट का डब्बा होगी जो हादसे से बचने के लिए घास डालोगे। खैर, ये जो तुम दो मिनट तक आंखों को आई ग्लास में डुबोए रखते हो, तो ख्याल रखना कहीं सचमुच डूब ही ना जाए और तुम ढूंढते रह जाओ। लेकिन मुझे ये सब बेकार लगता है। अब देखो ना, बंदा सारी उम्र ये मशकें करता रहे और आखिर में पता चले कि इब्तिदा में ही कुछ ज्यादा केयर नहीं की गई, इसलिए मर्ज पैदा हो गया। बाय द वे, खाला ने एहतियातें की थी। एक लम्हे रुककर उसे मजीद तैश दिलाती और फिर खुद ही शुरू हो जाती। भाई, मुमकिन है तुम्हें उन्होंने विटामिन ए के कतरे नहीं पिलाए हों बचपन में, और कुछ नहीं तो ये भी मुमकिन है कि शीर ख्वारगी की उम्र में तुम्हें हल्की रोशनी में सुलाती हों कि कहीं मच्छर तुम्हें अपना साथी समझ के। नानो बिल आखिर वो चिल्ला उठता और फौरन मंजर से गायब हो जाती, लेकिन जाते जाते भी बाज नहीं आती थी। बेकार है शारिक, जिस चीज से इंसान दूर भागता है वही चीज उसका ताकुब करती है। और वो जो बहुत हाजिर जवाब था इस बात पर चुप हो जाता, मगर अपनी आंखों की हिफाजत का अमल ना रोकता। यही वजह थी कि बढ़ती हुई उम्र ने इन मशकों में कमी तो कर दी थी, मगर तब्दीली नहीं। और मुस्तकिल मिजाज तो वो शुरू से ही था। पढ़ने लिखने से कुछ खास शगफ नहीं था, मगर हर साल पासिंग मार्क्स आ ही जाते थे कि वो दोस्तों में फुलझड़ियां छोड़ने में बहुत माहिर था। लड़के नहीं तो लड़कियां जरूर उसकी हेल्प करती। ऐसे में सहाबिया को इन लड़कियों पर बहुत गुस्सा आता जो उसे मजीद बिगाड़ने के दरपे थीं, और खुद भी अफसोस होता कि वह क्यों इतनी मेहनत करती है। क्या ज़रूरत है हर वक्त दिमाग खपाने की। जिस तरह वो उससे सीनियर होने के बावजूद खेलकूद और अयाशियों में वक्त गुजारता है, इस तरह मैं भी तो फ्रेश रह सकती हूँ। मगर वो तो शुरू से ही हुक्म की ताबे रही थी। अपनी मर्जी होते हुए भी दूसरों की मान लेना शायद उसकी मजबूरी थी, और नकल करने से तो उसके फरिश्ते भी डरते थे। बल्कि उसकी फरमाबरदारी और शराफत का तो ये आलम था कि इस कदर याद करने के बावजूद एक आध लफ्ज़ भूल जाता तो वो किसी से मदद नहीं लेती, ख्वाह कत्ल ही क्यों ना हो जाती। दूसरी तरफ शारिक अपनी क्लास में पास हो जाता। वो शारिक जिसे कल शाम तक ये भी इल्म नहीं था कि कल कोई टेस्ट होना है, वो आगे हो जाता, और उसकी इस कामयाबी में उससे ज़्यादा उसके क्लास फेलोज़ का अमल दखल होता जो हर कदम पर उसका साथ देते। सिर्फ यही नहीं, स्कूल से लेकर घर तक हर जगह हर छोटे बड़े के साथ उसकी ऐसी ही इन्वॉल्वमेंट थी। इम्तिहान जारी हैं और वो अपनी पढ़ाई से गाफिल तमाम पढ़ाकू कज़न्स को चाय और कॉफ़ी बना बनाकर उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, या फिर इसी तरह किसी अहम काम को छोड़कर किचन में घुसे अम्मी की कुकिंग में मदद कर रहे हैं, या नानू के पैर दबाने पर इसरार हो रहा है इस बात से बेफिक्र कि कल को इम्तिहान मुश्किल देना है, जनाब फारूक भाई के कपड़े प्रेस करके दे रहे हैं, या फिर कुछ नहीं तो मुलाजमों की ज़ात पर बहस हो रही है। गर्ज सारे जहाँ के दर्द उन्हीं के जिगर में होते और यूं वो बिना एंट्री के हर एक के दिल में जगह पा लेते।
खानदान में शादी होगी तो यूं बुलाए फिरेंगे जैसे सब काम उन्हीं के जिम्मे हों, और ये कुछ गलत भी ना था। ऐसी सूरत में जब कोई उन्हें पुकारता तो इस आला इखलाक का मुजाहिरा होता कि नौजवान तो खैर, बूढ़े भी उनके गुण गाने लगते। ऐसे में अम्मी और फारूक भाई के साथ सहाबिया भी जाने क्यों खुश होने लगती। हालांकि आज तक शारिक ने उसे टाइम पास से ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। जब कोई नहीं होता तो शारिक उसके पास चला आता, वरना तो वो उसे भूला ही रहता। लड़कपन की सरहद पार करते ही उसे अदराक हो गया था कि खाला जान ने अपने बेटे शारिक के लिए बहुत पहले से अम्मी से मांग लिया था। यूं वो अब उससे मंसूब थी, मगर शारिक की आंखें तो हमेशा अजनबी ही रहीं। ऐसा नहीं था कि शारिक उसकी जात से ही नावाकिफ था और वो उसकी पुजारन थी। नहीं, इल्म तो उसे था, बचपन ही से साथ रहने की वजह से उनसियत तो थी, मगर वो दोनों लाजिम व मलजूम कतन नहीं थे। और ये सब शारिक की सिमावी फितरत की वजह से था, जो एक जगह ठहरती ही नहीं थी। फारिग होता तो उससे ढेरों बातें करता। तुम्हें ये अच्छा लगता है, ये सूट करेगा तुम पर, और जाने क्या कुछ। और जहाँ होती वो लोगों में गुम होकर उसे भूल जाता। इस पर वो अक्सर उससे खफा भी हो जाती। जिसका एहसास उसे तन्हा होने पर होता तो वो वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन कान पकड़ लेता कि बहुत प्रैक्टिकल बंदा था। इसके बाद फिर वही कहानी जिंदगी की किताब पर दोहराई जाती। अच्छा तो क्या करूं प्यारी अम्मा जी, वो ज़हरा बेगम के गले में बाहें डालकर लाड से कहता। हे हटो, तुम्हें तो कुछ पता नहीं। बड़े नन्हे हो ना तुम, मुझसे पूछ रहे हो। बड़े भाई की शादी है तुम्हारे, अब वो बेचारा तन्हा क्या कुछ करे। कुछ तुम पर भी फर्ज है कि नहीं। दिन कितने रह गए हैं शादी को, और काम देखो, मैं तन्हा क्या कुछ करूं। और तुम्हारी तो ये किताबें ही खत्म नहीं होती। अल्लाह जाने ये किताबें लिखी कितने सालों में गई होंगी, जो पढ़ने में आ ही नहीं रही। उनके गुस्से को इखराज का रास्ता मिल गया। अच्छा अम्मा जी, अब बता भी दीजिए, कौन सा अहम काम आज की तारीख में निपटाना है। कार्ड्स आप और भाई देख लीजिए, मेरी पसंद तो बस ऐसी ही है। अच्छी लगी तो ठीक, वरना कुछ नहीं हो सकता। और रहा उनकी तकसीम का काम, तो मैं अपने दोस्तों में बांटकर आज ही ये फर्ज उतारे देता हूँ। उसका संजीदा अंदाज उन्हें नाराज करने को काफी था। ए भाड़ में जाए तुम्हारे दोस्त, इन्हें कौन पूछता है। बड़ा फर्ज लागू होता है ना तुम पे उनके हवाले से, और हम सब तो फेंक देने के हैं गोया। वो दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए बोली। एक बार फिर बाकी काम याद आ गए थे। ओ अम्मा जी, प्लीज अब नाराज मत हो, और मुझे बताइए कहाँ कहाँ कार्ड बांटने हैं, मैं आज ही बांट आता हूँ। इसके अलावा भी कोई काम मेरे लायक हो तो वो भी कर देता हूँ, लेकिन प्लीज आप खुशी के मौके पर दिल बर्दाश्ता नहीं हो। वो उन्हें बहलाने लगा। अच्छा तो पहले सहाबिया को ले आओ, उसके इम्तिहान खत्म हो गए होंगे, फौरन कहा गया। ओ तो सहाबिया के एग्जाम्स खत्म, फिर तो मैं भी उस ऐनक वाली बिल्ली को लेकर आता हूँ। वो अपनी किताब उठाकर खड़ा हो गया। बिल्ली भले कहो, मगर ऐनक वाली मत कहो। इसे झूठ बोलना गलत बात है, ऐनक तो नहीं लगाती वो। ले, इसमें झूठ क्या है, आई साइड तो उसकी वीक है ही। अब वो ऐनक नहीं लगाएगी तो ये खामी खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। खैर मैं जाता हूँ, आपको कोई काम तो नहीं। नहीं, तुम ऐसा करो, सहाबिया को यहाँ लाने के बजाय कार्ड्स ले जाओ। सहाबिया को लेकर ही ये काम निपटा लो। तुम तैयार हो जाओ जाकर, जब तक मैं फारूक से कार्ड लिखवा लेती हूँ। वो इत्मीनान से बोली। अम्मी क्या सबके घर? वो फौरन घबरा कर बोला। ऑफर तो बस यूं ही कर दी थी। नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्तों के घर? वो भी उसे हाथ से जाने देना नहीं चाहती थी। मगर अम्मी, मुझे सबके घर भी ठीक से नहीं मालूम। और अरे सहाबिया होगी ना तुम्हारे साथ, फिर परेशानी की क्या बात है। आज ये काम निपटा लो तो मेरा कुछ बोझ कम हो। सोच सोच कर सर में दर्द हो गया है। ज़हरा बेगम तफक्कुर से बोली। वो इन लोगों में से थी जो हमेशा से अपना काम खुद निपटा लेते हैं, किसी के इंतजार में कल पर नहीं छोड़ते। मगर अब उम्र की ज्यादती और तन्हाई ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। अम्मी अभी से आप यूं कर रही हैं तो मेरी शादी में तो लगता है रोएंगी। ए खुदा ना करे, रोऊंगी क्यों? खुदा मेरी बच्ची को सलामत रखे। खुशियों का दरवाज़ा है, हंसी का पेकर है। अम्मी क्या सचमुच ये क्वालिटीज़ हैं सहाबिया में? मुझे तो पता ही नहीं चला। आपको भी सीधा सीधा लतीफ़ा कहना चाहिए। लेकिन अम्मा जी, मुझे किसी लतीफ़े से शादी नहीं करनी। जहाँ ले जाओ लोग मुफ्त में खीखी करें। ना अम्मा, प्लीज़ रहम करें। बस बातें कम करो और जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, मैं कार्ड लिखवाती हूँ। तुम सबको दे देना, और अगर मेरे बारे में कोई पूछे तो कह देना कि अम्मी आएंगी। आप जाएंगी तो खुद ही दे आइएगा ना, फिर राह फरार। कोई पूछेगा तब चली जाऊंगी। वैसे मुझे यकीन है कोई पूछेगा नहीं। सबको पता है सारे काम तन्हा मुझ पर ही हैं। सहाबिया के इम्तिहान भी साथ ही होने थे। खैर, और ये तुम्हें क्यों इतनी घबराहट हो रही है? कोई तुम्हें मार तो नहीं डालेंगे, लोग अपने ही हैं, और तुम भी इस घर के फर्द हो। तुम जाओ या मैं जाऊँ, एक ही बात है। फिर सहाबिया साथ होगी, मसला क्या रह जाएगा। अच्छा चलो अब जल्दी करो, फिर रात के खाने से पहले घर लौटना है। फिर तो मैं नहीं जा रहा। एक तो मुझे अभी से भूख लग रही है, ऊपर से दोपहर का खाना भी गोल। फिर वो आपकी सहाबिया बीबी हर किस और नाकिस के आगे इखलाकियात की टीचर बनकर कोई पुराना कर्ज चुकाने बैठ जाती हैं। अरे बेटा, अच्छे इखलाक से कहेगी तो जिन्हें नहीं आना होगा वो भी आएंगे। खैर अब तुम खड़े हो जाओ।
जल्दी से, वरना आज ये काम रह गया ना तो फिर यूं ही लटकता रहेगा। मुझे पता है फिर तुम्हें अपने कॉलेज से आज़ादी नहीं मिलेगी। क्या करूं अम्मा जी, बंधा हुआ हूँ, वो बज़ाहिर बेजारी से बोला। खाक बंधे हुए हो? अरे मैं कहती हूँ ये अचानक क्या उस्ताद बनने की ठानी? बंदा अपने तौर देखे और काम का म्यार देखे, कुछ अपना मिजाज देखे और जिम्मेदारी देखे। मेरी मानो तो भाई के साथ कारोबार संभालो और आराम से जियो। और मुझे तो हैरत है कि इस काम में तुम अभी तक कैसे इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हो। हालांकि लिखने पढ़ने से तो कभी मोहब्बत नहीं रही तुम्हें, फिर ये पढ़ाने के पीछे मगजख्वारी। क्या करूं अम्मा जी, मैं खुद हैरान हूँ। ऐसी कौन सी कशिश है जो लोहचून की तरह चिमट गया हूँ। कहता हुआ वो सीढ़ियां फलांग गया, जबकि जहरा बेगम फारूक की तरफ मुतवज्जा हो गईं, जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुए थे और अब कार्ड्स देख रहे थे। बेटा अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, अब जल्दी से कार्ड लिख दो, शारिक और सहाबिया दे आएंगे, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। कहती हुई वो बाहर निकल गईं और जब लिस्ट लेकर लौटी तो फारूक कार्ड लिखने में मसरूफ थे। वैसे कार्ड तो बड़े अच्छे पसंद किए हैं शारिक ने, वो कार्ड देखते हुए बोले। हाँ कह रहा था पसंद आए तो ठीक, वरना कुछ नहीं हो सकता। हाँ साहबजादे काम कर दें, यही काफ़ी है, ख्वाह गलत ही सही। वो खासी नाला थी। नहीं अम्मी, मुझे पता था वो अच्छी चीज़ ही पसंद करेगा, उसकी पसंद होती ही अच्छी है। फारूक बोले। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो। वो कुछ सोचकर मुस्कुराई। हाँ भाई तो आपके लिए एसी ऑन कर देते हैं ना, जब ही गर्मी में भी आप फ्रेश ही नजर आती हैं, और मैं शायद हीटर ऑन कर देता हूँ जब भी पसीने और परेशानियां आपको घेरे रखती हैं। वो आते ही शुरू हो गया था। वैसे भी दिल की बात वो दिल में कम ही रखता था। हाँ तो तुम जो मेरी प्यारी सी अम्मी जी को 14 बच्चों की दादी बना देते हो तो ऐसा तो होगा ही, तुम्हें खबर होनी चाहिए। सिनफे नाजुक, इतने भारी हल्का बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। कार्ड लिफाफे में डाल के उसे थमाते हुए फारूक बोले। हाँ किसी न किसी तरह इन्हें दादी बना ही दें आप। कार्ड उनसे लेकर वो इन दोनों को हैरान छोड़कर फौरन रफू चक्कर हो गया। गोया इल्म हो के जवाब मिलने में कुछ वक्त लगेगा। वो सबसे पहले बड़े मामू की तरफ गया, फिर बारी बारी दोनों छोटे मामुओं को कार्ड देकर नानू और सहाबिया के पोर्शन में आया। नानू सहाबिया कहाँ है? आते ही पहला सवाल उसके मुतल्लिक हुआ और नानू ने हाल हो गई। इस कमरे में सो रही है। क्यों, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, मैं आता हूँ। कहता हुआ वो दूसरे कमरे में दाखिल हो गया। ये दोनों कमरे मामू ने इन दोनों के लिए मखसूस कर दिए थे। बचपन में ही वालिदैन की हादसाती मौत के बाद वो नानू का सहारा बन गई थी। सहाबिया सहाबिया, उसे सोते देखकर पुकारा। हूँ, उसने करवट बदली। सहाबिया उठो। क्या है शारिक? उसने चादर सर तक डाल ली। खामोशी से उठ जाओ, कार्ड बांटने जाना है, कहकर वो आईने के सामने खड़ा होकर बाल संवारने लगा, इस ख्याल के साथ कि वो उठकर बाथरूम की सैर को निकल चुकी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। वो हनूज उसी पोजीशन में थी। सहाबिया चलना है कि नहीं? वो झाड़ा, मगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। नहीं तो ना सही, कौन मर रहा है? मैं छोटे मामू की निरमा को ले जाता हूँ बाइक पर, मगर जवाब अब भी नहीं आया। सहाबिया, वो चीखा कि बहरहाल लेकर तो जाना ही था उसे। अजब लड़की है, एग्जाम देकर आई है या घोड़े बेचकर? इतनी नींद? रद्द अमल सिफर देखकर वो बड़बड़ाया। अरे शारिक, तुम कब आए? जरा सी आंखें खोलकर पूछा, जिनमें हैरतों के समंदर थे। लीजिए, यानी मियाँ शारिक, अभी तक तुम एक सोई हुई लड़की से महवे कलाम थे। तुफ है तुम्हारी दानिशमंदी पर, अकल बेचकर रेवड़ियां खा ली गालबन। हाँ कार्ड बांटने जाना है, फारूक भाई की शादी, उठ जाओ फौरन। खुद को मलामत करते हुए मसला बताया तो वो ताबेदारी से उठकर फौरन बाथरूम में घुस गई। आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम पार्लर के आगे बाइक रोकते हुए वो बोला। नहीं, पहले ही कोल्ड ड्रिंक्स पी कर पेट भर गया है। दानिस्ता बात बनाई, वरना उसका मकसद जानती थी कि सबके घरों पर उसे खाला के खौफ से बैठने नहीं दे रहा था। अब दानिस्ता वक्त ज़ाया करता और खाला के आगे उसे पेश कर देता। तुम्हें खानी हो तो खा लो। उसे बाइक से उतरकर अपनी तरफ देखते पाकर बिल आखिर कहना पड़ा कि सदा की नरम दिल जो थी। वो फौरन पार्लर में घुस गया और जब लौटा तो आइसक्रीम से शुगल कर रहा था। आइसक्रीम देखकर खुद उसका जी ललचा गया, बिला वजह इनकार किया। वैसे भी मुझ जैसी नाकिसुल अकल लड़की शारिक के सामने की, शारिक जैसे फतीन बंदे के आगे कहाँ चलनी थी। इसे अगर देर करनी होगी तो वो किसी भी तरह करके रहेगा। तुमने बेवकूफ़ की बिल्ली। खैर वो तो तुम्हें करनी ही थी, उसने सोचा। बिला वजह सबके घर कोल्ड ड्रिंक्स लेकर पेट भर लिया, और फिर क्या आइसक्रीम खाने के लिए भी खाली पेट की ज़रूरत होती है कभी? वो मज़े से आइसक्रीम खाते हुए बोला, जबकि वो तो इसकी ऑफर ना करने पर ही राख हो रही थी। फौरन बोली, तो क्या इनकार कर देती? हाँ तो और क्या भाई, हमारा अपना पेट है, जो चाहे खाएं, हमारी मर्जी। वैसे भी अब दूसरों के लिए अपनी खुशियाँ त्याग देने का वक्त गया। खैर तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात है, तुमने बिला वजह आइसक्रीम के लिए इनकार किया, बहुत अच्छी है।
یہی تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے آخری جملے پر اسے سخت غصہ آ گیا، یعنی کہ ذرا احساس ہی نہیں کہ وہ سامنے کھڑی ہے، اسے آفر ہی کر دی جائے کہ تھوڑی سی چکھ ہی لو، مگر کہاں، ہر برائی کو بندہ اچھائی سمجھ کر اپنا رہا ہے، اور اگر یوں منہ پھلا کر تمہاری طرح انکار کر دیتی نا تو کوئی آنے کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، پھر میرے جانے کا فائدہ ہی کیا، تم ہی کافی تھے۔ تو کیا تمہاری وجہ سے کوئی آئے گا، کوئی خاص پرسن؟ عجیب لہجہ تھا اس کا، نہ تو کوئی خوشی تھی اور غم کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ نہیں پائی، لیکن فوراً وضاحت کرنے لگی۔ اوہ مائی گاڈ شارق، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس طرح کھڑے کھڑے تو تم بھی ہر ایک کو کاٹ دے سکتے تھے، مگر خالہ نے میرا نام لیا ہی اسی لیے تھا کہ میں اپنے ہونٹوں کو بھی کچھ تکلیف دوں۔ یہ اچھا اخلاق ہی ہوتا ہے جو دلوں میں محبت بیدار کرتا ہے۔ اچھا اخلاق تو انسان کے لیے سرمایہ فخر۔ بس صحابیہ پلیز، یہ ہر جگہ تم اخلاقیات پر لیکچر دینے مت بیٹھ جایا کرو۔ خیر بیٹھو، وہ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ یہ کہاں لے آئے؟ پیزا ہٹ کے آگے بائک رکنے پر وہ جھلا کر بولی۔ رات اتنی ہو رہی تھی مگر اسے چین نہیں تھا۔ پڑھ لو بی بی۔ او آئی سی، میں بھول گیا، اینک تو آپ لائی نہیں ہوں گی۔ حسب سابق، واہ رے لڑکیاں، خدا جانے انہیں بنانے میں کون سا دوہرا میٹیریل یوز کیا کہ جو ہوں گی وہ تو کبھی ملیں گی ہی نہیں۔ نظر آ گیا ہے مجھے، اب اتنی بھی ویک نہیں ہے میری آئی سائٹ، مگر ہے تو صحیح نا۔ ہاں ہے، مجھے اینک کی ضرورت، مگر اتنی نہیں کہ ہر وقت خود سے چمٹائے رکھوں، وہ بے اختیار بولی۔ یہ شارق اسے ہر وقت یوں ہی اینک کے حوالے سے تنگ کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اینک کم ہی استعمال کرتی تھی، وہ آنکھوں میں جلن ہی کیوں نہ ہوتی، وہ شارق کی موجودگی میں اینک نہیں لگاتی تھی۔ مگر وہ باز نہ آیا، اس کے سائنس لینے پر بھی بہت سنائی۔ بہت فرض ہو گیا تھا تم پر سائنس لینا، تم نہیں لیتی تو رول نمبر آگے نہیں بڑھتے، کتابیں چھپنا بند ہو جاتی، اور جو اپنی اینک کے نمبر بڑھانے چلی ہو یا کوئی نیا عنصر دریافت کرنے کا ارادہ ہے، 110 کافی نہیں ہے کیا؟ مگر وہ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ ارے شارق، تم یہاں کیسے ہو یار؟ شارق اسے مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ پیچھے سے کسی نے پکار لیا۔ ارے عزیر، تم؟ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا پیزے سے ہی لطف اٹھا لیں، تم سناؤ اتنے دنوں بعد بزنس سے کیسے رہائی ملی؟ وہ عزیر سے مصافحہ کرتے ہوئے بولا۔ بس یار، سوئے اتفاق نکل ہی آیا، وہ ایک نظر صحابیہ پر ڈال کر شارق سے بولا۔ نگاہوں میں کئی سوال تھے۔ یہ میری کزن صحابیہ ہے، اور بلی یہ میرا اچھا دوست عزیر احمد۔ شارق نے اس کے انوکھے طریقے سے احساس دلانے پر فوراً قرض اتارا۔ او تو آپ ہیں صحابیہ، وہ یوں بولا گویا اس کا صحابیہ ہونا کوئی غلط بات ہو۔ موسم ٹھیک نہیں لگ رہا، اس کے سرد انداز پر عزیر احمد شارق سے بولا، نگاہیں اسی پر تھیں۔ یہ موسم ٹھیک کرنا ہمیں خوب آتا ہے، شارق ہنستے ہوئے بولا۔ چلو شارق، کیا رات یہیں گزار دینی ہے؟ اس نے پہلی بار زبان کھولی۔ ارے ہاں، خیال ہی نہیں آیا، خیر تم ٹھہرو، میں ابھی پارسل بنوا کر آتا ہوں۔ شارق آگے بڑھ گیا۔ آپ پڑھتی ہیں؟ شارق کے جاتے ہی عزیر احمد بولا تو جواباً اس نے اس کی موقع پرستی پر اسے گھور کر دیکھا۔ ابھی یہی شخص اس پہ ہنس رہا تھا کہ موسم ٹھیک نہیں لگتا، اور اب خود ہی اس سے گفتگو کا خواہش مند تھا۔ او آئی ایم سوری، ویسے فارغ اوقات میں آپ کیا کرتی ہیں؟ فارغ اوقات سے میری مراد اس وقت جب آپ شارق سے نہیں ملتی۔ وہ تو حد ہی کر رہا تھا، اس کی نظر میں صحابیہ کیا تھی وہ اس کی گفتگو سے ہی واضح ہو رہا تھا، اور اس کے انداز صحابیہ کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھے، یہ جانے بغیر کہ یہ معلومات اسے شارق کے توسط سے ہی ملی ہوں گی، مگر شارق کے خلاف سوچنا اس کی عادت نہیں تھی۔ وہ آج ہی اس کی طبیعت صاف کر دینا چاہتی تھی، مگر موقع نہیں ملا، شارق آ چکا تھا۔ شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ گیا تھا اور نامکمل کاموں کی طویل فہرست تھی جو ابھی باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امی کے مسلسل احساس دلانے پر شارق نے کالج سے لیو لے لی تھی اور اب خود کو تقریباً گھر کے کاموں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ صحابیہ اور سمین بھابی کو مارکیٹ لے جانا بھی اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ سمین بھابی کی بری کے چند جوڑے باقی تھے اور صحابیہ کی شاپنگ تو سرے سے ہوئی ہی نہیں تھی۔ مگر مومانی جان، چند جوڑے اگر آپ اپنی مرضی سے لے لیں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ خالہ نے سمین کو گھر بلانے کی وجہ بتائی تو انہوں نے فوراً مارکیٹ جانے سے معذرت کر لی۔ ویسے بھی اب میں شاپنگ کر کے تھک چکی ہوں، تو پھر وہ جو 4 جوڑے رہ گئے ہیں، خالہ ششو پنج میں تھیں، وہ صحابیہ اپنے پسند سے لے لے گی۔ کیوں صحابیہ؟ ویسے بھی تمہاری پسند سے میں واقف ہوں۔ انہوں نے براہ راست صحابیہ سے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ آپ انتہائی غلط فہمی کی شکار ہیں مستقبل قریب کی بھابی جان، کیونکہ آج تک آپ ان کی اصل پسند سے ناواقف ہیں، بلکہ میرا تو خیال ہے یہ خود بھی ناواقف ہے، بس دوسروں نے جو کہہ دیا وہی ان کی پسند بن گئی۔ شارق فوراً بولا۔ بھابی نے نفی میں گردن ہلائی اور اسے شرارتی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی کچھ توقف کے بعد کہنے لگیں، میں اس کی پسند سے بخوبی واقف ہوں مستقبل قریب کے دیور جی، لیکن وہ ساری چیزیں میری ہی پسند کردہ ہوتی ہیں ڈیئر بھابی جی۔ وہ ان کی شرارتی نگاہیں یکسر نظر انداز کر گیا۔ لیکن ایک چیز ان کی ذاتی پسند بھی ہے ڈیئر دیور جی، بھابی صحابیہ تو تھی نہیں جنہیں آسانی سے کنونس کر لیا جاتا۔
इम्पॉसिबल। मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मोहतरमा ने अपने लिए कोई चीज़ खुद पसंद की हो। ईद के जोड़ों से लेकर बीएससी के सब्जेक्ट तक सब में मेरी ही मदद दरकार रही है। उसने कॉलर झाड़े और दर हकीकत था भी ऐसा ही। जहां वो अपनी मर्जी जाहिर करती, शारिक फौरन दलीलों समेत रिजेक्ट कर देता और मानना तो हमेशा से उस पर वाजिब था, या शायद उसने खुद कर लिया था। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, इसकी पसंद रिजेक्टेबल नहीं होती। ये तो आपकी सोच की डिबिया में समा नहीं पाती, बस इसीलिए आप इसे रद्द कर देते हैं। लिहाजा मेरी शॉपिंग तो यही करेंगी, ओके? उठते हुए उन्होंने गोया हुक्मनामा जारी किया। हाँ भाभी, अब सवाए ओके के बचता भी क्या है कहने को। शायरों ने निकलने वालों के लिए तो अशार छोड़ दिए। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, मगर जिन्हें लोग बैठे बैठे बेआबरू करके चलते बने, उनके लिए कुछ नहीं कहा किसी ने। वो मुसम्मी सूरत बनाकर बोला। समीन भाभी और फारूक भाई के कहकहों समेत उसके होंठों पर भी धीमी मुस्कुराहट दौड़ गई। उनके लिए अब तुम कहना, क्योंकि ऐसा अजीम सानेहा आज से पहले कभी नहीं हुआ शायद। भाभी खाला के पास जाते हुए बोली। और फिर वो जो पहले ही सोच चुकी थी कि शारिक की पसंद के खिलाफ इनकार नहीं करेगी, तो इस वक्त हैरान रह गई जब शारिक ने किसी चीज़ पर मुंह नहीं बिगाड़ा, बल्कि हर चीज़ को ओके करता रहा। सहाबिया यार, जल्दी करो, काफ़ी देर हो गई है, अभी तुम्हारी शॉपिंग भी बाकी है। हाँ बस ये सूट कैसा लग रहा है? उसने पिंक नेट के ड्रेस पर हाथ रखा। हाँ बहुत अच्छा है, ले लो जल्दी, वो बाइजलत बोला। अच्छा तो फिर मैं अपने लिए भी ऐसा ही ले लेती हूँ। वैसे भी समीन भाभी की शॉपिंग तो मुकम्मल हो ही चुकी है। क्या तुम और ये कलर? उसे गोया करंट लगा था। फॉर गॉड सेक सहाबिया, एक तो तुम में रत्ती भर बोल्डनेस नहीं है, फिर ये लाइट कलर, ऐनक, पुराने स्टाइल का जोड़ा। बेशक फैशन में है, मगर है तो पुराना स्टाइल। तुम आखिर साबित क्या करना चाहती हो? बहुत बुरी रूह है तुम में, कोई शौकी तो है नहीं तुम्हारे लहजे में, और अब लिबास में भी रूखापन। सहाबिया, ना तो तुम इतनी बुढ़ी हो गई हो कि शादी के लिए ऐसे ड्रेस सेलेक्ट करो, और ना ही इतनी बच्ची हो कि तुम्हें शॉपिंग करनी ही नहीं आती हो। कोई ज़रूरत नहीं है शादी के लिए ये कलर लेने की, कोई और पसंद करो। आगे बढ़ते हुए उसने गोया आरजू का खिलौना ही उसके हाथ से छीन लिया, और फिर वो जो इतनी देर से बेजार हो रहा था, उसकी मर्जी के खिलाफ शॉपिंग करते हुए काफ़ी एक्टिव हो गया था। फिर सारी शॉपिंग उसने अपनी मर्जी से ही की, बिना किसी तामुन के, ये जाने बगैर कि अगर वो अपने लिए कोई कलर पसंद करती है तो कुछ सोच कर ही कि उस पर जो कलर ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन उसे क्या फिक्र। और रही बात पुराने फैशन की, तो शायद ये जुमला उसकी याददाश्त से निकल गया था कि ओल्ड इज़ गोल्ड, या फिर उसे डांटना मकसूद था। चलो बहुत हो गया, वो शॉपर समेत बाहर की तरफ से। अभी तो तुम्हारी शॉपिंग भी नहीं हुई, और अभी तो मेरा शादी का जोड़ा भी बाकी है। I mean, फारूक भाई की शादी में पहनने वाला जोड़ा। उसे अपनी तरफ देखते पाकर उसने फौरन वजाहत की, ये जाने बिना कि वो तो अपनी ही सोचों में गर्क है। एहसास तो शारिक को इस वक्त हुआ जब उसने सर झुकाकर वजाहत की। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे यूं थकन के साथ शॉपिंग करने की, मैं तो कभी फ्रेश मूड में आऊँगा। अभी चलो, वैसे भी मुझे तामुन से शॉपिंग करना अच्छा नहीं लगता। आखिरी जुमला उसने खुद से कहा था, और इन मामलात में दूसरों के साथ तामुन करना अच्छा लगता है। वो सोच कर रह गई कि दोनों सूरतों में हार उसी के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। चलो बीबी, अम्मी ने बुलाया है। वो नानू की गोद में सर रखकर ज़मीन पे ही दराज हो गया था। क्यों, खैरियत? कोई खास काम? अलमारी में कपड़े रखते उसके हाथ थम गए। खाला के तो बहुत सारे काम वो कल ही निपटा आई थी, और आज तो उसे कुछ अपने काम खत्म करने थे। खुदा का शुक्र है कि मेरी दुआओं से सब खैरियत है, और शादी का घर है, हर काम खास ही होगा। तुम्हें चलना हो तो चलो, मुझे और भी काम है। कहते हुए उसने रुख फेर लिया तो वो नानू की तरफ देखकर अलमारी बंद करने लगी, जो तस्बीह के दाने गिराते हुए उसे जाने का इशारा कर रही थी। शारिक, तुम कॉलेज में लेक्चरार ही हो ना? अपना पर्स चेक करने के बाद उसका मिजाज भी चेक किया। नहीं, चपड़ासी हूँ। कोई शक? वो उड़ते हुए जलकर बोला। नहीं नहीं, यकीन आ गया, शक तो पहले था। चादर सर पर डालते हुए वो बोली। अब चलो भी, सवारी तुम्हारे इंतजार में सूख रही है। बाइक है ना? वही हमेशा वाला सवाल वो उसके साथ जाने से पहले करती थी, और इस ख्वाहिश की जड़ तक शारिक आज तक ना पहुंच पाया था, या पहुंचना ही नहीं चाहता था। वो गाड़ी की बजाय हमेशा बाइक को ही फोकियत देती, ना सिर्फ फोकियत देती बल्कि इसरार भी करती, और जब वो वजह पूछता तो जवाब मिलता, भाई गाड़ी का क्या है, किसी के साथ भी बैठा जा सकता है, हत्ता कि टैक्सी भी इस काम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन बाइक पर तो ज़्यादा अफराद आ ही नहीं सकते, लिहाजा किसी एक के साथ ही बैठा जा सकता है, जो आपका करीबी अजीज भी होता है। और उसकी ये गोल मोल बातें उसकी समझ में तो आ जाती, मगर तफसील में जाने से वो खुद ही गुरेजा रहता। फारूक भाई आ गए। अलमारी से लेकर रेफ्रिजरेटर और किचन की सफाई करने के बाद तक उसके होंठों पर यही सवाल था। नहीं आए बाबा, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई उनकी कि तुम मुझे अपने ही भाई के खिलाफ कर रही हो? है बस एक काम। वो उठकर लिविंग रूम में आ गई। फारूक भाई खाला से महवे कलाम थे। अरे सहाबिया आई हुई है, और अम्मी आपने मुझे बताया नहीं। आओ बैठो, अपने करीब जगह देते हुए वो बोले। फारूक भाई, आप फारिग हो तो मुझे आपसे एक काम था। वो बिना वक्त ज़ाया किए बोली।
हैं, यानी मुझसे काम था। मुझ नाचीज से। उन्होंने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। हाँ, आपसे ही था, अगर कर दें तो ठीक है। वो उनके यूं कहने पर नाराजगी से बोली। अच्छा कहो, क्या काम है? वो उसकी नाराजगी महसूस करके बोले। मुझे किसी आई स्पेशलिस्ट के पास ले चलिए। मैं आपकी शादी से कबल लेंस लगवाना चाहती हूँ। ऐनक मुझे अच्छी नहीं लगती, उसने मुद्दा बयान किया। ओह, तो इस काम के लिए तुम शारिक से कहती ना, तकरीबन आधी दुनिया उसके जानने वाली है, फौरन हो जाता तुम्हारा काम। उससे कहने का कोई फायदा नहीं, उसके पास इनकार तैयार होगा। जब वो मुझे बिना ऐनक के बर्दाश्त नहीं कर सकता तो क्या इतना बड़ा सहारा वो खुद मुझे फराहम कर सकेगा? नहीं, बल्कि वो तो दलीलें देकर मुझे भी कन्विंस कर लेगा। ठीक ही तो कहता हूँ। अब देखे ना फारूक भाई, ये लेंस वेंस बिला वजह का झंझट है, कोई फायदा नहीं होता इनका, बल्कि उल्टा पैसे और आंखों का नुकसान होता है। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो बंदा लगा ले, वरना ये फैशन की वजह से बिला ज़रूरत इस्तेमाल करने से लेने के देने पड़ जाते हैं। फिर जो लोग ऐनक से बचने के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं ना, बिना किसी खास ज़रूरत या मजबूरी के, तो ये लोग फिर ऐनक के काबिल भी नहीं रहते। आखिरी जुमला खसूसन उसे देखकर कहा गया। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग उससे मुस्तफीद होते हैं वो सब अकल से पैदल होते हैं। फारूक भाई उसकी तकरीर से महजूज होते हुए बोले। सब नहीं, सिर्फ वो जो बिला ज़रूरत और बिना किसी मजबूरी के उसे इस्तेमाल करते हैं, वो या खुदा ने इन्हें खुद वदियत की हो। फिर भी अगर सहाबिया को बहुत शौक है तो मैं लगवा दूंगा, कोई मसला नहीं। दोनों को खामोश देखकर वो मजीद गोया हुआ, इस यकीन के साथ कि जवाब हस्बे तवक्का होगा, और वही हुआ। नहीं, रहने दो, कभी बहुत ज़रूरत पड़ी तो लगा लूँगी। वैसे भी अभी तो ऐनक के बगैर भी गुजारा हो ही जाता है। नहीं नहीं, तुम लगवाना चाहो तो लगवा ही लो भाई। शादी में ऐनक नहीं पहनोगी तो बड़ा मसला हो जाएगा, किसी से टकरा गई तो। आखिरी जुमला खासी तरंग में कहा कि फारूक भाई कहा लगा बैठे। किसके लिए मसला हो जाएगा? तुम्हारे लिए ना। हाँ भाई सहाबिया, लगा ही लेना ऐनक, वैसे वरना इसके मसाइल में मजीद इजाफा हो जाएगा। पहले ही सर पर मसाइल की पोटली पड़ी है जो सिरकने का नाम नहीं ले रही। भाई अब तुम लोग बातें ही करते रहोगे या खाने का नाम भी लोगे? ठंडा हो रहा है। जहरा बेगम के इत्तला देने पर वो तीनों खड़े हो गए। जल्दी खाओ, फिर मुझे छोड़ने भी जाना है। पानी पीते हुए वो शारिक से बोली। अरे बेटा, अब तुम आई हो तो रुक ही जाओ। तुम होती हो तो मुझे कुछ दिलासा तो रहता है कि सारे काम मुझे तन्हा नहीं निपटाने, और फिर तुम्हारे आने से रौनक भी लगी रहती है। रौनक? पानी पीते हुए शाहरुख को अच्छू लग गया। खाला जान, मैं खुद रुक जाती, मगर नानू का ख्याल है, उन्हें तन्हाई महसूस होती है। वो उसे घूरते हुए बोली। अरे तन्हाई का क्या है, शमीम और नईम भाई तो करीब ही हैं, और फिर भरा भरा ख़ानदान माशाल्लाह। लेकिन खैर तुम कहती हो तो अम्मा को भी यहीं बुला लेते हैं, बस तुम रुक जाओ। वो इसरार करने लगी। मगर खाला जान, मेरी कुछ तैयारी भी बाकी है, और मेरे कपड़े वगैरह सब आ जाएंगे। मैं खुद ले चलूँगा तुम्हें बाइक पर। उसने भी टांग अड़ाई। मेरी अभी कुछ शॉपिंग भी बाकी है, वो फ़ौरन बोली। मैंने कहा ना मैं ले चलूँगा, एनी ऑब्जेक्शन? नहीं, बस तुम नानू को ले आओ। अब जब उसने कह ही दिया तो इनकार का क्या जवाब। नानू को लेने बस मैं अभी जाता हूँ। टीवी ऑन करके वो सोफे पर दराज हो गया तो इसके अल्फाज पर गौर करती हुई उसे घूरकर वहीं बैठ गई। फ़ोन की बेल तकरीबन तीसरी बार चिल्लाई थी। वो बाल समेटती हुई उठ बैठी और रिसीवर उठा लिया कि टीवी लाउंज में और कोई नहीं था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, शारिक हसन से बात हो सकती है? दूसरी तरफ से सवाल हुआ। वो तो घर पर नहीं है। आप कौन? वो घड़ी देखते हुए सरसरी अंदाज में बोली। मैं उसका दोस्त उज़ैर अहमद हूँ। वैसे क्या सब लोग आ चुके हैं? लफ्ज़ों से परेशानी हुवेदा थी। नहीं, अभी से तो कोई नहीं आया। तो आप? वो दानिस्ता चुप हो गया था शायद। ओह आई सी, आप तो सहाबियाँ हैं ना। सॉरी जी, बिला वजह का सवाल किया आपसे, हालांकि जवाब तो मुझे पहले से ही मालूम था। खैर आप शारिक को बता दीजिएगा मैंने फ़ोन किया था। ओके, गुड लक। अपनी कहकर उसने फ़ोन रख दिया, और वो जो नींद की वजह से उसे काफ़ी देर तक नहीं पहचानी थी, और जब तक ख्याल आया वो रिसीवर रख चुका था। जाने क्या समझता है ये शख्स इसे, सोचते हुए उसने भी रिसीवर रख दिया। अम्मा जी तो आ ही चुकी थी, मगर दूसरे ही दिन बड़े और छोटे मामूओं की औलादों ने यह कहकर धावा बोल दिया कि दादू के बगैर जी नहीं लगता, और फिर उनके पीछे उनके वालिदैन आ गए। यूं खाला का खाली रहने वाला घर एकदम भर गया। सब आ गए ना, अब लग रहा है शादी हो रही है। शारिक छोटे मामू के बराबर बैठते हुए बोला। तुम्हें लग रहा है बड़ा एक्सपीरियंस है भाई, बड़े मामू की अनम बोली। हाँ भाई, इसे एक्सपीरियंस नहीं होगा तो किसे होगा, कितनी ही शादियां हुई हैं इसकी। निरमा ने भी पर निकाले और शारिक समेत सबके घूरने पर मजीद बोली। निगाहों के सामने भाई, ये क्या बदतमीजी है निरमा, मैं देख रही हूँ तुम लोग तमीज़ भूलती जा रही हो। शारिक भला तुम्हारे जितना है जो बिना अदब आदाब के शुरू हो जाती हो। छोटी मुमानी ने एक तीर से दो शिकार किए। अम्मी, ये बुढ़ा भी हो जाए ना तो भी हमें तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा शारिक ही लगेगा, नामिया बोली। हाय मैं मर जाऊं, शारिक ने शर्माने की ज़बरदस्त एक्टिंग की।
अब इतना छोटा भी मत बनाओ कि ये फायदा उठाने ही बैठ जाए और मुझे जेलसी फील हो। बड़े मामू का आदिल बोला। नहीं भाई, हम शारिक की इज्जत कर ही नहीं सकते। इसमें अजीब सी एक फ्रैंकनेस है, वरना फारूक भाई भी हैं, लेकिन उनमें वकार और बुर्दबारी बहुत है। नामिया मजीद गोया हुई। और नहीं तो क्या, मुझे तो आज तक यकीन नहीं आया कि ये किसी कॉलेज में लेक्चरार है। इसकी शक्ल है लेक्चरार जैसी। मुझे तो लगता है कॉलेज में पियोन है। सबीहा ने उसके तौर तरीकों पर बराह रास्त चोट की। नहीं तो क्या उस्तादों के सर पे सींग लगे होते हैं? बीबी बराए करम, तुम हम लड़कों के हुस्न को दरमियान में मत लाया करो। अपने बालों को उंगलियों से सेट करते हुए सदा का हक गो नबील चुप ना रह सका। हाँ तो सींग ही तो लगे होते हैं नबील भाई, लेकिन सर पर नहीं, आंखों पर। मेहर उसकी ऐनक को निशाना बनाते हुए बोली। तो वो जो भाई कहने पर ही जल उठा था, ऐनक के हवाले पर तो राख ही हो गया। उसे सख्त गुस्सा आता जब उसे 6 माह बड़े शारिक को तो वो शारिक कहते और उसे भाई भाई करती। इस वक्त भी मेहर का तीर निशाने पर लगा था। वो जो कुछ देर तक बैठा जब्त करता रहा, फिर ऐनक उतार कर एक तरफ रखी और गुस्से से अपने बाल नोच लिए। सबकी धीमी धीमी मुस्कुराहटें बंद तोड़ रही थीं। शुक्र कर यार, अभी तो भाई ही कहती हैं, लेकिन अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो चाचा जी भी कह सकती हैं। बड़ी खबीज शय हैं ये लड़कियां। फिर तो क्या खींचेगा? शारिक एक आंख मेचते हुए बोला, अंदाज में शरारत कूट कूट कर भरी थी। हाँ फिर क्या कर लोगे नबील भाई, फिर तो नोचने के लिए भी कुछ नहीं होगा। सफा चट, फूफो की समरीन बोली। गंजा कर दूंगा, वो दांत पीसते हुए बोला और बाहर निकल गया। यार ये गंजों से बहुत मोहब्बत करता है, कहीं पिछले जन्म में हिजाम तो नहीं था? उसकी पुष्ट पे शारिक बोला। रात के 8:30 बज रहे थे। वो किचन में फारूक भाई के दोस्तों के लिए चाय बना रही थी। वैसे भी खाला जान 3 बार कहलवा चुकी थी कि वो सारे काम छोड़कर तैयार हो जाए। समीन भाभी के घर मेहंदी ले जाने में अब ज्यादा वक्त नहीं रहा, मगर वो यूं अधूरे काम छोड़कर किस तरह बाहर आ सकती थी, ऐसी सूरत में कि जब ये काम उसे ही करने थे। खाला ने शादी के दौरान काम काज के लिए वो 2 जुज़वक्ती मासियां भी रख ली थी, मगर उन्हें यूं ही तो तनहा नहीं छोड़ा जा सकता था, बल्कि उनके साथ साथ लगे रहना पड़ता था। जब से नानू यहाँ आई थी, ये सारी जिम्मेदारियां उसके सुपुर्द कर दी थी और खाला को बेफिक्र होकर बेटे की शादी अटेंड करने का हुक्म दिया था। खाला जैसे ही किचन की तरफ बढ़ती, नानू की कॉल आ जाती तो खाला कहती, मगर अम्मा वो बेचारी बच्ची, अभी कोई उम्र थोड़ी है उसकी यूं जिम्मेदारियां ले लेने की। सब लड़कियों को देख रही हैं आप। छोड़ो सब लड़कियों को, जब कल उसे ही ये सब करना है तो फिर आज से क्यों नहीं? अपने घर पर होता तो कौन करता? जाहिर है वही करती। अब बस उसे तसल्ली से काम करने दो। बिला वजह मेरी बच्ची के काम में दखल देकर उसे परेशान मत करो। यही उसके और मेरे इम्तिहान का वक्त है, आखिर मेरी परवरिश का सवाल है। नानू ने ना सिर्फ खाला को समझाया, बल्कि यही बात उसके गोश गुजार भी कर दी और यही सब सोचकर उसकी आंखों में नींद उतर आई। इसीलिए इंतजार था उसे फारूक भाई की शादी का। ऐसा नहीं था कि उसे काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन काम के पीछे उसकी इस शादी के हवाले से जो खुशियां थीं वो मारे थकन के मुर्दा होती जा रही थीं। लेकिन फिर भी वो खाला की तबीयत और नानू की नसीहत के पेश नज़र बड़ी जांफिशानी से अपनी जिम्मेदारियां संभाल में लगी हुई थी। कहाँ जा रही हो? वो चाय की ट्रे संभाले धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही थी कि शारिक आगे आ गया। वो फारूक भाई ने अपने दोस्तों के लिए चाय मंगवाई थी, वही देने जा रही थी। उसके जारहाना तेवर देखकर वो कुछ गड़बड़ा गई। नजर उठाकर देखा तो उसके साथ खड़े मुस्कुराते उजैर अहमद पर उसे सख्त गुस्सा आया। तुम देने जाओगी? रहने दो, मैं दे आता हूँ। ट्रे उसके हाथ से लेते हुए वो गुस्से से बोला। जाने क्या चाहता था ये शख्स, ना तो उसे खुद आगे बढ़ने देता था और उसके पीछे रहने पर भी खुश नहीं था। सुनो, अभी तक तैयार नहीं हुई तुम, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहुत देर हो रही है। उसका लहजा फौरन बहुत हमदर्द हो गया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि किचन की तकरीबन सारी जिम्मेदारियां उसी पर हैं, जिसकी वजह से अम्मी काफ़ी फ्रेश नजर आती हैं और अपनी माँ का ख्याल आते ही उसके गिर्द मोहब्बत का एक हाला सा बन जाता था, जो उसके मिजाज को माँ की ममता की तरह फिक्रमंद और नरम कर देता था। दुनिया में सिर्फ 2 इंसान ऐसे थे जिससे वो मोहब्बत को मोहब्बत कहता था, और वो खाला और फारूक भाई थे। अच्छा, कहती हुई किचन में आ गई थी बिला जवाज ही। आज तक ये शारिक जाने क्यों उसको समझ में ना आया था। आपके यहाँ चाय पीने के लिए दूल्हे का दोस्त होना फर्ज है क्या? उजैर अहमद की आवाज़ पे वो चौंकी। अल्हाम होने वाला दौर गया, कुछ भी पाने के लिए कोशिश जरूरी है। एहसास दिलाने से महसूस होने वाला दौर आ गया है, और वैसे भी इस काम में तो आप बहुत माहिर हैं। बिल आखिर आज उसे गुस्से के खराज का रास्ता मिल ही गया। ओह, तो आप भी मुंह में जुबान रखती हैं, वरना मैं तो आज तक नावाकिफ ही रहा। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ बंदे के पास हो वो उसे शो करके ही रहे, कुछ चीज़ें संभाल के रखने वाली भी होती हैं। आपके ख्यालात जानकर बहुत खुशी हुई, मगर शारिक का दोस्त होने के नाते ही एक कप शारिक के कमरे में भिजवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिलहाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। अगर आपको इतनी ही तलब हो रही है तो किचन हाजिर है। ये जानते हुए भी कि वो मेहमान है, वो अपना गुस्सा बर्दाश्त ना कर पाई कि पहली मुलाकात याद आ गई थी और अब भी तो वो बाज ना आया था। फिर शारिक का हवाला ऐसा नहीं था कि यह हवाला उसे पसंद नहीं था।
मगर जिस अंदाज में ये शख्स जिक्र करता था उससे अजीब सा तमस्कुर महसूस होता था। उसे बिला वजह की तहकीर, बिना किसी रिश्ते के शोर का एक सैलाब था जो उमड़ आया था। पहले किसी को होश नहीं था और अब सब एक साथ जागे थे। किसी को कुछ चाहिए था तो किसी को कुछ। बुजुर्ग तो फिर भी बहुत से जा चुके थे, मगर नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद अभी बाकी थी। तकरीबन सभी गाड़ियां भर चुकी थीं। उसका इरादा फारूक भाई की गाड़ी में जाने का था। वो फारूक भाई की गाड़ी की तरफ बैठने की गर्ज से भरी थी, मगर वाहरी किस्मत, वो भी उनके दोस्तों से भर चुकी थी। अब क्या होगा शारिक? व्हाइट कॉटन के कलफ लगे लिबास में शारिक हमेशा के लापरवाह शारिक से यकसर जुदा लगा। लो, तुम अभी तक बैठी नहीं गाड़ी में? उसके सरापे पे तेज सी नजर डाल के वो खाली गाड़ी तलाशने लगा। अच्छा खैर रहने दो, मैं बाइक की चाबी लेकर आता हूँ। लगता है हमारी किस्मत में गाड़ी में सफर करना ही नहीं लिखा। वो अंदर जाने लगा कि तलाश बेकार रही थी। आते वक्त कोशिश करना कि किसी गाड़ी में बैठ जाओ। तहफ्फुज़ का एहसास, बिला वजह लोग जाने कैसी कैसी निगाहों से देखते हैं। वैसे लगता है तुम बहुत थक गई हो फारूक भाई की शादी की वजह से। चाय भी अच्छी नहीं बनाई, स्पेशल अपने लिए कहलवाई थी, सिर्फ एक कप, और वो भी। खैर, वो कह रहा था, तो क्या तुम्हें पीनी थी? वो हैरानी से बोली। हाँ, तो और किसे पीनी होगी? बेचारा उजैर तो चाय पीता नहीं, वरना मैं उसके साथ कहलवाता। वो हंसते हुए बोला, जिस पर वो ज्यादा गौर ना कर सकी। बस अफसोस सा हुआ कि बिला वजह इनकार किया। वो कौन सा अपने लिए चाय बनवा रहा था? वैसे सहाबिया, वो चौंकी। हैरत है, आज तुम अच्छी लग रही हो। मैं जानता था, इसीलिए तुम्हारे लिए ये कलर सेलेक्ट किया था। उसने मिनटों में उसकी दिनों की मेहनत मलिया मेट कर दी थी, जो इस सूट को अपने लिए सूटेबल बनाने की खातिर उसने की थी। और आज भी तो वो पूरा 1 घंटा ड्रेस की मुनासबत से मेकअप करने में सर्फ हो गया था। और अब वो कह रहा था कि और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज़ है, याद से ले लेना, मैं कहीं भूल ना जाऊं। उसने तो कह दिया, जबकि वो पहले तो हैरान ही रही कि आया वो ख्वाब तो नहीं देख रही। और बाकी सारा रास्ता उस चीज़ के बारे में सोचते गुजरा जो शारिक उसके लिए लाया था। मगर मंजिल पर पहुंचने के बाद भी वो खुद मांग ना पाई कि जाने क्या चीज़ हो। गाड़ियां पहुंच रही थीं। वो नवीन के साथ भड़ आई। उसके पास मेहंदी का सारा सामान रखवाया था उसने। मोमबत्तियां लगा ली। अच्छा, अब सब एक रो में खड़ी हो जाओ। एक किसके पास है? सब पर निगाह डालते हुए उसे अचानक याद आया, वो अस्मा के पास था शायद। वो अभी तक नहीं आई क्या? उसने अस्मा की तलाश में निगाहें दौड़ाई। वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली, उमैर भाई के साथ है। उफ, एक तो इन दोनों को मौका महल की कतन परवाह नहीं। मुझे तो खौफ है प्राइवेसी का फायदा ना उठाएं ये लोग। अनम राजदारी से बोली। कैसा फायदा? सब मुतवज्जा हो गए। पाइनएप्पल केक है यार उनके पास, मुसम्मी सूरत समेत कहा गया। ओ, सबको क्या तवक्का थी और जवाब क्या था? तुम्हारी नजरें तो हमेशा केक पर ही होंगी। प्लीज यार सहाबिया, इसे केक जरूर खिला देना, वरना दुल्हन भाभी को हजम नहीं होगा। सबीहा ने मुकम्मल बदला लिया। लो, मुझे क्या जरूरत है खाने की? मैं तो इसलिए कह रही थी कि कहीं वो भूल जाएं और केक खराब ना हो जाए। अब तो जरूर खराब होगा। लो, तो क्या मेरी नजर इतनी खराब है? यानी तुम मानती हो कि तुम्हारी नजर खराब जरूर है? क्यों? सबीहा ने अनम के करीब होते हुए सरगोशी का अंदाज अपनाया। अनम शर्मिंदा होकर सर झुका गई तो सबीहा की साइड की तमाम लड़कियों ने हू शुरू कर दी। तोफ है तुम लोगों पर, आए हैं हम दूसरों से मुकाबला करने के लिए, और तुम लोग आपस में एक दूसरे को शिकस्त देने के दर पे हो। जब आपस में इत्तेहाद नहीं होगा तो मुकाबिल से किस तरह मुकाबला करेंगे? नवीन ने अच्छी खासी झाड़ पिलाई। लीजिए, शुरू हो गई व्यूमन लीग की सरबराह, और यही खुतबा इलाहाबाद भी दे डाला। हिस्ट्री सबीहा का फेवरेट सब्जेक्ट था। सही कह रही हूँ मैं। नवीन अपने मौकफ से 1 सेंटीमीटर भी हटने को तैयार न थी। हाँ भाई, आप तो सही ही कहेंगी ना, घर से मजहबी किताबें जो पढ़ के निकली हैं। सबीहा के जुमले को नजरअंदाज करती हुई वो आगे बढ़ आई कि खुद उसे ही अपने लफ्जों का मान रखना था। वैसे यार सब्बी, इसका नाम खुतबा ससुरालाबाद ज्यादा ठीक रहेगा, और इसी खुतबे की बदौलत हमारी कजन नवीन इफ्तिखार का नाम हमारे खानदान की तारीख में पाइनएप्पल वर्ड से लिखा जाएगा। अस्मा को आते देखकर रिदा ने फौरन अपने बयान में जरूरी रद्दोबदल किया। शारिक, जरा मोमबत्तियां रोशन कर दो भाई। नामिया ने दूर खड़े शारिक को पुकारा, जिस पर वो कैमरा समीर को देकर वहां चला आया। मैच बॉक्स उसने हाथ आते ही हथेली बढ़ाई। क्या माचिस नहीं है तुम्हारे पास? उफ, इतने बड़े हो गए हो और एक छोटी सी माचिस की डिबिया नहीं है तुम्हारे पास? उसने जानते पूछते शारिक को छेड़ा। अच्छा, तो बड़ी तो आप भी बहुत हो गई हैं। फिर है आपके पास माचिस? लो, मेरे पास क्यों होने लगी? जब मर्द होकर तुम्हारे पास नहीं तो फिर मैं तो लड़की हूँ, मैं कैसे स्मोकिंग कर सकती हूँ जब तुम ही पहल नहीं कर रहे? नामिया चुप रहने वाली ना थी। असल चीज मर्द या औरत होना नहीं, बल्कि असल चीज तो शऊर का आ जाना है, अच्छाई बुराई की तमीज है। अगर आपको ये तमीज होगी तो आप मर्द होकर भी इस अमल से गुरेज करेंगे, और अगर नहीं होगी तो आपके औरत होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोमबत्तियां रोशन करते हुए वो बहुत रसान से समझा रहा था, और अनम की मोमबत्तियां रोशन करते हुए उसके होंठ रोशन हो गए थे। उसने पलटकर शारिक को देखा, जो इस वक्त अपने नाम ही की तरह रोशन लग रहा था।
शारिक के यही ख्यालात और खूबियां तो उसे अच्छी लगती थीं। सबकी मोमबत्तियां रोशन हो गईं तो वो अदील से अपना थाल लेकर नामिया के बराबर आ खड़ी हुई, मगर हवा का झोंका जाने कैसे था कि पल में उसकी रोशन मोमबत्तियां बुझ गईं। उसने शारिक को ढूंढने के लिए चेहरा घुमाया, लेकिन अपने रुखसार पर तपिश महसूस करके चौंक गई। गर्दन सीधी करके फौरन आगे देखा तो उजैर अहमद को मोमबत्तियां रोशन करते पाया। उसके देखने पर बोला, आई एम सॉरी, मैंने आपके बारे में बहुत गलत अंदाजा लगाया, जिसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो कह रहा था, जबकि वो उसके अचानक सामने आ जाने पर हैरान थी कि वो काफी देर बाद नजर आया था। तो माफ कर दिया ना? उसे अपनी तरफ देखते पाकर वो बाइज्जत बोला। शायद वो बहुत जल्दबाज था। हाँ, वो खुद भी शाम वाले वाकये पर माजरत कर लेना चाहती थी, मगर नवीन ने पुकार लिया। सहाबिया, क्या वहीं खड़ी रहने का इरादा है? कहीं फिर मोमबत्तियां ना बुझ जाएं। वैसे भी इस मौसम की हवाएं तुम्हारे खिलाफ लगती हैं। नवीन के कहने पर वो बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ाई। गाड़ी ऊंचे नीचे रास्तों पर महवे सफर थी। रात के 3 बज चुके थे और हर एक पे नींद का जादू सर चढ़कर बोल रहा था, मगर जैसे ही गाड़ी झटका खाकर रुकती, मजबूरन सबको आंखें खोलनी पड़ती। लड़कों की तो फिर भी खैर थी कि मुसलसल 2 दिन से स्ट्राइक हो रही थी, सब कारोबार बंद थे। यूं खवातीन की तरह काम उनकी नींद में खलल कम ही डाल रहे थे। शायद इसी वजह से शारिक, अदील और समीर मुसलसल सोने वालों को तंग कर रहे थे। ए मुस्तकबिल की माओ, आंखें खोलो, अदील अपनी मंगेतर नामिया और बाकी लड़कियों को देखते हुए बोला, ताकि मुस्तकबिल के कुछ अमली इकदाम किए जा सकें। समीर ने भी टुकरा दिया। शर्म करो, हम तुम्हारी बहनें हैं। नामिया फौरन बोली। हैं? क्या मुझसे कह रही हो? हाय अल्लाह, ये औरत ज़ात होती ही बेवफा है। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? तुमने मेरे इतने महंगे महंगे तोहफों का ये बदला चुकाया है। बहन बन गई, और खुदा ये वक्त देखने से कबल मैं मर ही क्यों ना गया। अदील की एक्टिंग सबको हंसाने के लिए काफ़ी थी। देखो तो कैसे ऊँग ऊँग कर इश्तेहार लगा रही हैं। इन्हें देखकर तो मेरा भी सोने को जी चाह रहा है। समीर फिर बोला। वैसे यार, देर भी तो कितनी हो गई है आज। शारिक जवाबन बोला। हाँ, मगर वहाँ बिल्कुल पता नहीं चला कि इतना वक्त गुजर गया है इन रेशमी लिबासों और रंगीन आंचलों के दरमियान। भाई मेरे, अब रेशमी लिबासों का फैशन गया और आंचलों में भी बतदरीज कमी आ रही है। वैसे खैर, तुम लोगों ने इस लड़की को देखा था जो येलो ड्रेस में थी, ब्राउन बालों और नीली आंखों वाली, नामिया बोली थी। हाँ हाँ, क्या हुआ? नामिया के कहने पर तीनों फौरन मुतवज्जा हो गए। अच्छा, लड़कियों के ड्रेस खूब याद हैं, और मैं 3 दिन से एक दुपट्टा मंगवा रही हूँ, वो किसी को याद नहीं रहता। नामिया ने उन्हें अच्छी तरह लताड़ा। ओह, तो इस मांगे के खूबसूरत टाइटल के पीछे फूलन देवी की दास्तान हयात है। हाय मिलावट, अदील का रहा। इसीलिए कहता हूँ, आंखें खोल के काम किया कर, वरना आजकल मुमकिन है बीवी। बस ओए, अदील ने भड़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप हो जा। मैं खुद ही चुप होने वाला था, कोई डायलॉग ही फिट नहीं आता यहाँ। समीर ने जिस मायूस अंदाज में कहा था, सब मुस्कुरा उठे। हाँ, तो मैं कह रही थी, लड़की जैसी भी थी, उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थीं, और फिर उसका एतमाद और लापरवाही। वाह, तुमने देखी उसकी आंखें? वो सबसे मुखातिब थी। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजबालों से अल्लाह बचाए, हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। अदील ने जवाबन स्टार्ट ले लिया था और फिर अपने साथ शारिक और समीर को भी घसीट लिया। शोर इस कदर था कि अब किसी के सोने की गुंजाइश ही नहीं रही थी। उसने अपने सामने बैठे शारिक को देखा। उनकी मासूमियत पर ना जाना, उनके धोखे में हरगिज ना आना। शारिक को अपनी तरफ देखते पाकर वो हौसला कुन अंदाज में मुस्कुराई। लूट लेते हैं ये मुस्कुरा कर, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। वाह वाह। नामिया ने शारिक को देखकर जोर जोर से तालियां पीटना शुरू कर दी। लाख चेहरा सही चांद जैसा, दिल के कालों से अल्लाह बचाए। बड़े दुख भरे अंदाज में अदील ने नामिया को देखकर कहा, और कह कहे उबल पड़े। लीजिए, बहुत बुलाओं को याद कर रहे थे ना, अब निपटिए। सबिया ट्रैफिक पुलिस की तरफ इशारा करते हुए बोली, और उसी के साथ गाड़ी एक झटके से रुक गई और असफर भाई बाहर निकल गए। क्या हुआ? उनके ड्राइविंग सीट संभालते ही सब बेकरारी से बोले। पूछ रहे थे सबिया ने उनकी तरफ इशारा क्यों किया था। वो धीमी मुस्कुराहट के साथ बोले, हमने कह दिया, अंधेरे में डर गई थी। मुजफ्फर भाई भी आगे से बोले, अब क्या हुआ? सबको सांप क्यों सूंघ गया? गाओ ना। नामिया दिल को ललकारते हुए सबसे मुखातिब थी। ये बला सर पे आ जाए, लेकिन इशारा लड़कियों की तरफ किया। इन बलाओं से अल्लाह बचाए। गाड़ी के बाहर इशारा करते हुए अदील बोला। वाह यार, शारिक ने फिल बदी शायरी पर अदील की पीठ ठोंकी। वाह शारिक, तुम्हारे भाई की शादी है तो तुम किसी को लिफ्ट ही नहीं करा रहे, हमें बोर होने के लिए रोक लिया और खुद अपने दोस्तों में लगे रहते हो। सबिहा ने शारिक के नजर आते ही शिकवा कर दिया, जिस पर वो जरा रुका, मुस्कुराया, समझने की कोशिश की और सर झटक कर सरमस्ती की कैफियत में गुनगुनाता हुआ किचन की तरफ बढ़ गया। शायद वो किसी ख्याल के जेरे असर था, जब भी चाहते हुए भी लोगों पर ध्यान ना दे पा रहा था।
गुनगुनाता हुआ वो किचन में दाखिल हुआ। फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स निकालकर ट्रे में रखी और गुनगुनाता हुआ बाहर जाने लगा तो किचन में मौजूद सहाबिया बोल पड़ी, कौन आया है? उसी बेखबरी के आलम में सवाल हुआ। कोई आया है? हाँ, वो समीन भाभी की भाभी और उनकी कुछ जानने वालियां हैं, वो बाइजलत बोला। कहाँ बैठी हैं? ख्याल था सब खवातीन के साथ बैठी होंगी, फिर वो तवाज़ा क्यों कर रहा था। फारूक भाई के कमरे में है। और कुछ? खैरियत तो है? क्या खाला है वहाँ पर? हाँ है, ना भी होती तो वो तुम्हारी तरह डरपोक नहीं है कि मर्दों को देखकर ही सात पर्दों में छुप जाएं। उसे शायद तारीख बहुत गरां गुजर रही थी, जब ही जाते जाते उसे आईना दिखा गया और वो सोच रही थी कि आखिर उसके मिजाज का महवर क्या है। क्या उसे औरतों की बेजा आज़ादी नापसंद है? अगर ऐसा है तो फिर उसको ऐसा बनाकर टोकता क्यों है? वो उसी की ख्वाहिश पर तो सारी एक्टिविटीज से किनारा कर बैठी थी कि उसे औरत बस वही अच्छी लगती हैं जो देखने में भी औरतें लगें। सहाबिया, औरत का तस्वुर ऐसा होना चाहिए जैसे माँ का होता है कि जिसे देखते ही दिल से मोहब्बतों के नरम गरम चश्मे बहने लगते हैं, आंखों में मोहब्बत की शमएं रोशन हो जाती हैं और फाते दिल सर झुकाए रखने पर मजीद रहता है। तुम्हें पता है, हर शख्स हर उम्र में मोहब्बत चाहता है और मर्द की डिमांड इस मामले में बहुत ज़्यादा होती है। वो अपनी बीवी से वही मोहब्बत चाहते हैं जिसमें पाने पर खुशी हो और हारने पर मुसर्रत। औरतों को मर्दों से बात बेशक करनी चाहिए, मगर उनके शानों पर झूलने की कोशिश कतन नहीं करनी चाहिए। औरत का एक नस्वानी वकार होता है, वो कायम रहना चाहिए, फिर वो आसूदगी में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो उसने मर्दों के शानों पर झूलने की ख्वाहिश की, क्या इनसे गुफ्तगू करना ही कम कर दिया। मुझे ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं लगती जो हर वक्त बाआवाज़ बुलंद कुछ ना कुछ कहती रहती हैं या अपनी बातों और कहकहों से महफिलें ज़ाफ़रान करती हैं, ज़मीन पर यूं चलती हैं गोया ये उनकी मलकियत हो। नहीं, औरत को तो बादे सबा की तरह नरम होना चाहिए। चले तो उसका हर कदम दिल पर पड़ता महसूस हो, सांस रुकने लगे, मंजर साकित हो जाए, ना आके हर जगह जलजला ही आ जाए। सो वो यूं हो गई जैसे ये सब शारिक ने उसी के लिए कहा हो, लेकिन शारिक तो यूं लाइल्म रहा गोया कोई वास्ता ही ना हो। अरे बच्चे, तबीयत तो ठीक है? ऐसा क्या हो गया कि मुस्कुराहट ही गायब हो गई चेहरे से? नानू उसे देखकर हैरानी से बोलती तो वो चौंक कर नफ़ी में गर्दन हिलाती, धीरे से जवाबन मुस्कुरा देती, मगर ये मुस्कुराहट फ़कत जवाबन ही रह गई। कोई इस हीरे को दरियाफ्त करता तो मिल ही जाता, वरना तो मौसम वीरान ही रहता। शारिक को आज़ाद औरतें पसंद थीं तो उसे क्यों बदल के रख दिया, वो सोच रही थी, मगर बेसूद। सुनो यार, एक कप चाय बना दो, सर में बहुत। अदील की आवाज़ उसे ख्याल से हकीकत में ले आई थी, जबकि उसे देखकर अदील के अल्फाज हलक में ही रह गए थे। ओह सॉरी, मैं समझा सकीना मुलाजमा है। वो अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हुआ। उसकी आदत थी हर किसी के साथ यार लगाने की, मगर सहाबिया के साथ वो सब कज़न हमेशा एहतराम से ही पेश आते थे। शायद उसकी ज़ात के गिर्द कोई हिसार था जो उन्हें बाज रखता था। यही वजह थी कि कोई भी कज़न उसके नाम के साथ कुछ ऐड करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अच्छा, तो सकीना को यार बना लिया? वो मुस्कुराई। अदील इस वक्त आमद उसे फ्रेश कर रही थी। जाहिर है अब तुमको बनाकर गंजा तो नहीं होना, वो सर खुजाते हुए बोला। गंजा होने की बात तुम दोनों भाई बहुत करते हो। कहीं तुम्हारे आबाओ अजदाद खोपड़ियों का कारोबार तो नहीं करते थे? कहीं हीरे वीरे भर के? चाय कप में अंडेलते हुए वो बोली, ये तो गंजा होने पर ही पता चलेगा कि क्या निकलता है, हीरे या कीड़े। वो जिस अंदाज में बोला था, सहाबिया को हंसी आ गई। उसी लम्हे शारिक अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है? ट्रे स्लेब पर रखते हुए घूरा। बस एक राज बता रहा था, और तो कुछ नहीं। तुम बताओ, खैरियत तो है? कहीं किसी ने धक्के देकर तो नहीं निकाल दिया? आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं। वो इशारों में बात कर रहा था, जबकि इस बात से तो वो भी वाकिफ थी। नहीं, अब ऐसा भी गैर अहम नहीं हूँ कि कोई खुद मुझे निकाल बाहर करे, और किसी में इतनी जुर्रत भी नहीं कि ये काम करे। वो तो अम्मी ने मुझे कहा बाहर निकलने को, तो मैं फ़ौरन बाहर आ गया। और अम्मी से किसने कहा? अदील उसे छेड़ते हुए बोला। जाहिर है उन लड़कियों ने ही कहा होगा। अब इन जैसे बंदे से खुद मुखातिब होने की जुर्रत कैसे करती बेचारियां। सहाबिया ने भी कर्ज चुकाया, तो वह जवाबन दोनों को घूरते हुए बाहर निकल गया। बाज नहीं आएंगे मौसूफ, लौटकर फिर वहीं जा रहे हैं। उसे सीढ़ियों की तरफ बढ़ते देखकर वो बोली, तुम्हें पता था? वो हैरानी से बोला। वो तो समझा था कि वो अब तक इस इशू से बेखबर ही है। हाँ, अभी कुछ देर पहले ही शारिक बताकर गया था। आलू छीलते हुए वो बोली, तो अदील मजीद हैरान हुआ। अभी से बता दिया, हालांकि अभी तो बात निगाहों तक ही पहुंची थी, और ये इस लड़की का इत्मीनान, वो इसकी पुश्त घूर के रह गया। खैर, फिर तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है, और किसके बारे में? उस लम्हे वो अदील को बहुत कामयाब एक्ट्रेस लगी। वही नाजिया के बारे में कह रहा हूँ, वो संजीदगी से बोला, फिर अपने साबका अंदाज में आने लगा। वैसे हसीन तो बुला की है, स्पेशली उसकी नीली आंखें। मेरा दिल भी डामाडोल हुआ था। फिर शारिक का ख्याल आ गया। पहला हक उसका है, आखिर को उसकी भाभी की कज़न है भाई। और फिर मुझे नामिया का ख्याल भी आ गया था। अगर किसी की तरफ नज़र भर के भी देख लूँ तो छोड़ती नहीं ये लड़की।
وہ اپنی ہانکے جا رہا تھا اور اس پر گویا پہاڑوں کے پہاڑ گر پڑے تھے۔ تو یہ گنگناہٹیں، یہ سرمستی، خود فراموشی بلکہ جگ فراموشی، بار بار پلٹ کر ایک ہی راستے کا سفر کس کے لیے تھا؟ مہندی کی تقریب میں اس نے 2-3 بار نوٹ کیا تھا، وہ یا تو نظر ہی نہ آتا، اور اگر آ جاتا تو کبھی کسی انجان انسان سے محو کلام ہے تو کبھی گروپ فوٹو اتارنے میں مصروف۔ اور اب یہ عدیل کیا کہہ رہا تھا؟ اسے گاڑی میں گایا جانے والا گانا یاد آنے لگا۔ تو کیا یہ سب بھی اسی کے حوالے سے تھا؟ کیونکہ اس وقت وہی ان کی گفتگو کا موضوع تھی اور سمین بھابی کے حوالے سے وہ اسے بخوبی واقف تھی۔ صبیحہ کے احساس دلانے اور اس کے کھوئے کھوئے انداز پر چوٹ کرنے پر بالآخر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آیا تھا اور اب بنا کسی چون چرا کے کارڈز کھیلنے پر بھی آمادہ ہو گیا تھا۔ طے یہ پایا تھا کہ شارق تمام لڑکیوں کے ساتھ باری باری کھیلے گا۔ سب کے ساتھ کھیلنے کے بعد جب ایک بار اور کا شور ہوا تو اسے صحابیہ کی کمی کا احساس ہوا۔ عجیب لڑکی تھی، لپیٹ میں لیے رکھتی تھی سب کو۔ وہ یہاں نہیں تھی تو عجیب سی تنہائی اور بے چینی کا احساس ہوا تھا، جانے کیوں؟ بس اس سے آگے جانے سے قبل ہی اس نے سر جھٹک دیا۔ اس معاملے میں سر جھٹکتے رہنے کا وہ اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ اب دماغ کو انوالو کیے بغیر ہی یہ کام بخوبی کر لیتا تھا۔ اس نے فوراً اسے آوازیں دینا شروع کر دیں اور وہ بھی آ گئی۔ شارق، مجھے یہ گیم کھیلنا نہیں آتا اور نہ ہی ایسا کوئی پسندیدہ ہے، کارڈز ہاتھ میں لینے سے قبل ہی وہ کہہ رہی تھی۔ شارق نے تھم کر اسے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح التجا نہیں کر رہی تھی بلکہ آج ایک فیصلہ کن احساس تھا۔ اچھا بابا، مگر یہاں کسے کھیلنا آتا ہے؟ یہاں تو سب یوں ہی وقت گزاری کر رہے ہیں۔ چلو سمپل کھیل لیتے ہیں۔ ہاں کھیل لو نا صحابیہ، تمہارے بغیر بالکل مزہ نہیں آتا، ریتا بولی۔ سوناچار اس نے کارڈز اٹھا لیے۔ شروع میں وہ مسلسل ہارتی رہی اور شارق کی شاید تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی سب سے چھپا کر وہ اپنے کارڈز میں سے کچھ اسے نکال کر دے دیتا کھیل طویل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ ان باتوں پر خوشی سے پھولی نہ سماتی، مگر اب تو ہاں دیتے جاؤ، ہم تو اینک والے اندھے ہیں نا، صبیحہ برداشت نہ کر پائی۔ اچھا تو کیا بغیر اینک کے اندھے بھی ہوتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ خیر مجھے اپنے ڈاکٹر سے ملوانا، میں اس سے مل کر خود اندازہ لگا لوں گا۔ اس کی پھسلتی ہوئی اینک اوپر کرتے ہوئے بولا اور کارڈ شفل کرنے لگا۔ پھر جانے قسمت اس پر کیسے مہربان ہوئی کہ وہ مسلسل جیت ہی رہی تھی۔ کھیل پر اس کی توجہ بڑھتی جا رہی تھی اور اس سے اس کے ساتھیوں کی ہو ہا اور واہ واہ۔ تقریباً سبھی خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے مگر شارق کا جی اب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی تم تو بڑی لکی ہو، میرا خیال ہے تمہیں کلب ولب لے جانا چاہیے، شارق بولا تھا۔ ارے ایسے نہیں بولتے بیٹا، عزت ہے تمہاری۔ نانو بھی شور سن کر متوجہ ہو گئی تھیں۔ کیا نانو، کیا ساری عورتیں میری عزتیں ہیں؟ مگر میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس کے ہاتھ سے کارڈز لے کر اس نے باکس میں ڈالنے شروع کر دیے۔ بظاہر نانو کی طرف متوجہ تھا۔ ارے پاگل، اتنا بڑا ہو گیا، پڑھ لکھ لیا، مگر لگتا ہے عقل نہیں آئی۔ کیا مطلب نانو؟ بھلا پڑھنے لکھنے سے عقل کا کیا تعلق؟ کارڈز رکھ کر وہ اب ایک نئے میدان میں اتر آیا تھا۔ ایک چیپٹر کلوز ہو چکا تھا اور دوسرا اوپن۔ اب دیکھیے نا، اپنی صحابیہ کو بھی بی ایس سی کے پیپرز دیے ہیں، رزلٹ بھی آؤٹ نہیں ہوا، مگر عقل دیکھیں، وہ ہواؤں پر سفر کرنے لگی تھی صرف لمحوں میں۔ عقل تو لگتا ہے ان کے قریب سے بھی نہیں گزری۔ دھڑام، جتنی تیزی سے وہ اوپر اٹھی تھی اتنی ہی تیزی سے نیچے آن گری۔ اور اس کے قریب تو تم ہی کھڑے تھے نا، ویسے بھی بہت قریب رہتے ہو اس کے۔ نامیہ کو اس کی برائی پسند نہ آئی تو پل میں اسے بھی گھسیٹ لیا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ نانو نے یہ ذمہ داری اسے سونپ کر بہت احسان کیا تھا اس پر، ورنہ تو شارق اپنی تفریح کے لیے جانے اور کتنی بار اسے نشانہ بناتا۔ کبھی تو ادھار رکھا کرو، عدیل نے نامیہ کو ٹوکا۔ جب صحابیہ کچھ نہیں کہتی تو اسے بھی چپ ہی رہنا چاہیے۔ ادھار محبت کی کینچی ہے، نامیہ نے فوراً برسوں پہلے رٹا ہوا جملہ ادھار کر قرض چکایا۔ اور اگر محبت ہو ہی نہیں تو؟ کچن میں داخل ہوتے ہوئے شارق کا جملہ اس کے حواسوں پر بم کی طرح گرا تھا۔ صحابیہ ادھر آؤ۔ وہ فاروق بھائی کے دوست کی بہنوں سے محو کلام تھی جب شارق نے اسے پکارا۔ کیا ہے؟ ایکسکیوز کرتی ہوئے وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی مگر وہ چلو کہتا ہوا تیز تیز چلنے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ اس کے ساتھ تقریباً دوڑتے ہوئے بولی۔ جہنم میں نہیں لے کے جا رہا، بے فکر رہو۔ وہ تو مجھے پتا تھا، خاص جگہوں پر تم ہمیشہ اکیلے ہی جاتے ہو۔ وہ بہت موڈ میں تھی مگر شارق نے نوٹس نہیں لیا۔ آگے بڑھ کر ایک خاتون کو سلام کیا، اس نے بھی فوراً تقلید کی۔ جواب لینے کے بعد وہ انتہائی تمیز سے بولا، آنٹی یہ میری وہی کزن ہے جس کا میں بہت ذکر کرتا ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ صرف اسی کا ذکر کرتا ہوں۔ صحابیہ وہ مسکرا کر بولی تو اس نے انہیں اور پھر شارق کو حیرت سے دیکھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو نا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ آنٹی آپ یقین کریں گی، شادی کے سارے انتظامات صحابیہ نے ہی سنبھال رکھے ہیں۔ جس خوش اسلوبی سے یہ کچن کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں۔
یہ آج کیا ہو رہا تھا؟ صحابیہ حیران تھی اس کے منہ سے اپنی تعریف سن کے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا، آپ کے گھر کی ماماؤں کو بھی 2 قدم پیچھے چھوڑ دے گی ہماری یہ کزن۔ صحابیہ بی بی اب یہی اوقات رہ گئی ہے آپ کی۔ شارق جا چکا تھا۔ آنٹی کے پکارنے پر وہ دھیرے سے مسکرا کر پلٹی۔ پھر وہ نامیہ سے محو کلام تھی جب کسی نے پیچھے سے پکارا تھا۔ نہ تو وہ خود پکارنے والیوں سے واقف تھی اور نہ پکارنے والیاں۔ غالباً آپ ہی صحابیہ ہیں۔ اس کے چونکنے پر ایک شوخ و شریر لڑکی مسکراہٹوں سمیت ہاتھ بڑھا رہی تھی۔ جی، مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولی، ہم وہ ہیں جن کی والدہ سے آپ کچھ دیر قبل محو کلام تھی۔ دوسری نے بھی حصہ لیا۔ اوہ، تو آپ شارق کے دوست کی بہنیں ہیں؟ وہ رسمی سا مسکرائی۔ جی ہاں، ہم شارق بھائی کے دوست کی ہی بہنیں ہیں۔ دوست پر زور دیتے ہوئے کہا گیا تو وہ چونک گئی۔ جانے شارق کے کون سے دوست کی بہنیں ہیں؟ ارے صحابیہ، تم یہاں ہو، چلو فاروق بھائی کی رسم نہیں کرنی کیا؟ انم دوڑتی ہوئی آئی تھی اور اس کے پیچھے نامیہ بھی اس کے کان کھینچنے کو تیار کھڑی تھی۔ تم یہاں کھڑی ہو اور پھپھو اور چھوٹی چچی اعلان گمشدگی کرانے ٹی وی اسٹیشن جا رہی ہیں۔ خیر میں جا کر انہیں روکتی ہوں کہ تم مل گئی ہو۔ تم جلدی سے آ جاؤ۔ کہتی ہوئی وہ جس طرح آئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی تو اس کے جانے کے بعد ہینا بولی، جس کا ہاتھ اب تک صحابیہ کے ہاتھ میں ہی تھا، کون ہے یہ میری کزن ہے، ان کی منگیتر۔ اس نے عدیل کا اشارتاً تعارف کرایا اور پوچھنے پر دیگر کزن کا بھی تعارف کروایا۔ اچھا، تو یہ سب کی منگیتروں کا ذکر ہو گیا، لیکن آپ کے والے کہاں ہیں؟ ہما بھی شرارتاً بولی۔ وہ وہاں ہیں جہاں کوئی نہیں۔ سامنے خالی دروازے کو دیکھتی ہوئی وہ کسی خیال کے زیر اثر بولی، ایک بے کلی سی دل میں اتر گئی سنسان روش دیکھ کر۔ ارے بھائی، دروازے کے عین درمیان میں عزیر احمد کو کھڑا دیکھ کر وہ دونوں بڑی تیزی سے آگے بڑھی تھیں جبکہ وہ حیرتوں میں گر گئی تھی۔ تم کیا گلو لگا کر کھڑی ہوئی تھی یہاں؟ انتہائی ٹھنڈے الفاظ اور کڑے تیوروں سمیت نامیوں سے کھا جانے کو تیار کھڑی تھی۔ نہیں سمت بانڈ، چلو، اسی سنجیدگی سے جواب دیا تو نامیہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے آپ لوگ نہیں چل رہی؟ نامیہ نے رک کر ہینا اور ہما سے پوچھا تھا جبکہ وہ عزیر احمد کی پرستائش نگاہیں خود پر محسوس کر کے پہلو بدلنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ کوئی کہے گا تو جائیں گے نا، جواب ادھر سے آیا تھا جدھر سے توقع نہیں تھی۔ تو کیا ہم کوئی نہیں ہیں؟ نامیہ کے دل پر خاصی چوٹ لگی تھی۔ یہ کوئی تو کوئی اور ہے، وہ پھر اس کی نگاہوں کا مرکز تھی۔ آپ اپنی کو سنبھال کر رکھیے اپنے پاس ہی، ابھی تو یہ میری دسترس سے بھی بہت دور ہے۔ سنبھالوں کیسے؟ اس نے دانستہ سر جھکائے رکھا تھا۔ میں نے کہا نا، میں ان سے بات کر رہی ہوں، آپ اپنا قصہ بھی پاک کریں۔ نامیہ چڑ گئی۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہینا فوراً بولی۔ ہیں یہ آپ کے بھائی؟ مگر یہ تو شارق کے۔ اسے خاصی حیرت ہوئی تھی۔ اوہ، تو چلیے ان کی وجہ سے آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اس نے انداز شاہی اپنایا۔ یعنی آپ اس ایک رشتے پر قانع ہیں، کوئی اور رشتہ نہیں چاہیے؟ وہ ہر ذو معنی بات اس کے چہرے پر ختم کرتا تھا۔ اس کا نہیں تو اپنی بہنوں کا بھی خیال نہیں کیا۔ چلو نامیہ، اب دیر نہیں ہو رہی کیا؟ اس سے پہلے کہ نامیہ کا جواب اسے حیران کرتا وہ بول پڑی، یعنی آپ سچ مچ ہمیں اگنور کر رہی ہیں؟ اس کی بہنیں بھی کچھ کم نہ تھیں۔ ہما نے براہ راست سوال کر دیا تھا۔ ارے نہیں، چلیے نا آپ پلیز، میں کہوں یا نامیہ ایک ہی بات ہے، اس نے بامشکل مسکرا کر وضاحت کی تھی، اور اس لمحے اس کی یہ مسکراہٹ عزیر احمد کی شوخیاں لے اڑی تھی۔ اس نے شور کی آواز سن کر گردن موڑی مگر رش کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا، سو وہ فاروق بھائی کے دوستوں سے معذرت کرتا ہوا خود بھی اس ہجوم میں اضافے کا باعث بن گیا۔ قریب جا کر دیکھا تو نظر آیا کہ یہ گھیرا شارق اور صحابیہ کے گرد تھا۔ صحابیہ سے شارق نے جانے کیا کہا تھا کہ سب شور کرنے لگے تھے۔ صحابیہ کے چہرے پہ اینک لگی ہوئی تھی اور سر جھکا ہوا تھا جبکہ شارق کہہ رہا تھا، میں نے تم سے کل بھی کہا تھا کہ ایک چیز ہے تمہارے لیے میرے پاس، مگر تم نے لی ہی نہیں، جانے کیا سمجھی تم۔ دیکھا اب کتنی گریسفل لگ رہی ہو، جیسے کوئی ٹیچر۔ خیر اب اسے اتارنا نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے دوستوں اور کزن کی طرف مڑ گیا جبکہ عزیر احمد نے دیکھا اس لمحے اس کی آنکھوں کا پانی کتنا بڑھ گیا تھا، لیکن حیرت تھی کہ کوئی اس بات کا نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ اس لمحے اسے شارق کتنا برا لگا تھا۔ یوں بھلا کسی کی کمزوری کو سرے محفل اچھالتے ہیں، یوں کسی کو ہر موڑ پر ہر مقام پر ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ جانے اسے کیا ملتا تھا اس کم گوسی لڑکی کو دکھ دے کر۔ عزیر احمد پہلے ہی اپنے رویے پر شرمندہ تھا کہ بلا وجہ شارق کی باتوں پر دھیان دیا۔ وہ اکثر صحابیہ کا ذکر کرتا رہتا تھا۔ یار چھوڑتی نہیں، دیوانی ہے، بالکل کریزی، میرے ساتھ کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے، کہتی ہے اگر مجھ سے بات کرنی ہو تو صرف تنہائی میں ہی، میرے پاس مت آیا کرو، اس وقت بھی مجھے یاد رکھا کرو جب لوگوں کے ہجوم میں ہوتے ہو۔ ہاؤ فولش گرل۔
कौन है मौसूफा? एक दिन नौज़ैर ने पूछ ही लिया। है एक पगड़ों के फैसलों के आगे जिसकी कोई मर्जी ही नहीं। जाने किसने उसे ये मजाक कर दिया कि मेरी शादी उसके साथ होगी। तुम्हें तो पता है मैं अपनी मर्जी के खिलाफ किसी के फैसले को खातिर में नहीं लाता, और ये इतना अहम फैसला दिल का मामला होता तो और बात थी, मगर यहाँ तो खालिस्तन मेरी मर्दाना अना का सवाल है। बुजुर्गों के फैसले पर सर खम कर दूं, फिर मुझ में और इन गाय बकरी जैसी लड़कियों में क्या फ़र्क रहेगा? यानी मौसूफा आप पर दिलो जान से फरिश्ता हैं। सिर्फ दिलो जान से ही नहीं बल्कि नाक, कान, हलक, जिगर, कलेजी, गुर्दा, हर चीज़ से। ओहो, फिर तो सचमुच करेजी है मौसूफा। और हाँ, अपनी बिना ऐनक की आंखों से भी। एक तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है जब मैं कहता हूँ कि नज़र कमज़ोर है तो ऐनक लगाओ, मगर वो सुनती नहीं, तो मेरा दिल चाहता है कुछ कर डालूं। जाने वो क्या साबित करना चाहती है इस तरह। मगर मैं भी सोच चुका हूँ, ऐनक वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लिहाजा मैं उससे शादी भी नहीं करूँगा। उज़ैर अहमद ने चौंक कर उसे देखा। वो किसी से मुखातिब थी, ऐनक में तो वो और भी ज़्यादा अच्छी और नई लग रही थी। अरे उमेरा, ज़रा मेरे कपड़े भी प्रेस कर दो। फौजिया मुमानी कपड़े इस्त्री करती हुई अस्मा से बोली। फौजिया बाजी, इनका नाम अस्मा है। महर ने तौसीह की। तुम चुप करो रोहिला, उन्होंने महर को डांट दिया। ये आज आपको क्या हुआ है बाजी? अनम ने भी आंखें पटपटाई। हवा लग गई है नबीला बीबी। कौन सी, अली मामू वाली या? ओहो छोड़ो, मेरी समझ में सब आ गया। रोहेल के हवाले से महर रोहेला, नबील से नबीला और उमैर के हवाले से मैं उमेरा, अस्मा बोली। हाँ भाई, औरत तो मर्द के ही हवाले से जानी जाती है ना। वैसे ये शारका कहाँ है? फौजिया बोली। और कहाँ होंगी, जाहिर है ये हीरा किचन की कान में ही मिलेगा। ये तो शुक्र है हमारी फैमिली में कोई लतीफ़ नहीं, वरना बहुत लतीफ़े होते। शारिक सोफे पर बैठ गया। शारिक भाई, आपको बड़े मामू बुला रहे हैं। नदीम के बुलाने पर वो परेशान हो गया। बड़े मामू? और उसे क्यों? डुएट गाने के लिए, वो नाराज़गी से बोला। जाहिर है जब आपने उनकी डायरी ली है तो क्या आपको बुलाएंगे भी नहीं? और उसका इतना कहना शारिक के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। उसने तो यूं ही मजाकन फ़ोन स्टैंड से डायरी उठाकर ये शो कर दिया था कि यह बड़े मामू की डायरी है, और इस इशू से यंग जनरेशन में काफ़ी भगदड़ मची थी। बड़े मामू की डायरी और तुम्हारे पास? एक एक आकर हैरत से सवाल कर रहा था, क्योंकि बड़े मामू की डायरी तो आज तक उनकी वाइफ के हाथ भी नहीं लगी थी। बड़े मामू ने उसे दी कैसे? इन्हें तो किसी का नाम भी शायद ही याद था। खानदान में बस बकौल नानों के उन्हें अपने गुस्से से ही वक्त नहीं मिलता था कि कुछ और करते। यही वजह थी कि खानदान भर पर उनका रौब था, हत्ता के नानू भी उनके आगे अक्सर चुप हो जाती थी। मगर मेरे पास तो उनकी कोई डायरी नहीं है, वो फौरन बोला। जाइए, बस वो आपको बुला रहे हैं। वो चोट खाया हुआ लग रहा था। अच्छा, गर्म तो नहीं हो रहे ज्यादा? उठते हुए मामू का मिजाज भी पूछा। लो, वो क्या फ्रिज का कंप्रेसर है जो गर्म होंगे? क्या बात करते हो? नामिया ने बीच में टांग अड़ाई। ओह शारिक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। वो मेरे बाबा हैं और तुमने उन्हें किस क्लास में खड़ा कर दिया? ठंडा और गर्म, हाय मेरे बाबा, अदील कराहा। शारिक, तुम गए नहीं? भाई मामू बुला रहे हैं तुम्हें, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तो उस तरह भी मंगवा लिया है, बस सर पर फेरने की देर है। लिहाजा हाजरीन, जाने से पहले इन रेशमी स्याह जुल्फों का दीदारे आखिर करते जाएं। सब बारी बारी आएँ और ये कलमा शहादत पढ़ते हुए इन पर ये फूल डालते जाएं। खुदा इन बालों की रूह को। समीर का जुमला हलक में ही रह गया। सब ने उसके हाथों से मूंगफलियां झपटनी शुरू कर दी थी। रात के 2 बज रहे थे जब वो सब बरी देने समीन भाभी के घर पहुंचे थे। समीन चूंकि शारिक की फूफोजात थी, लिहाजा ससुरालियों से पर्दे का कोई इरादा ना था, मगर इन सबको काफ़ी नाकामी हुई जब समीन की कज़न्स ने दरवाजे के बाहर चौकीदारी शुरू कर दी। समीन भाभी ने इसे और शारिक को बुलाया था। इजाज़त है? अंदर जाने से कबल शारिक ने बाहर खड़ी नाजिया से पूछा था। मेरी तरफ से तो पूरी इजाज़त है, आप इन लड़कियों से भी पूछ लें। जवाब उसी एतमाद से दिया गया था जो चेहरे से छलकता था। तुम्हें पता है सहाबिया, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? बहुत दिल चाह रहा था तुम्हारी सूरत देखने को, क्योंकि तुम हो ही बहुत अच्छी। तोबा, ये लड़कियों की डिप्लोमेसी, मुझे यकीन है कल इसी वक्त यही जुमला आप फारूक भाई से कह रही होंगी। शारिक बोला। तुम चुप रहो, पता है कुछ दिन तुम्हें नहीं देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे बरसों बीत गए हैं। समीन मजीद गोया हुई। कौन सी फिल्म का डायलॉग है? शारिक बोला, लेकिन भाभी उसके चेहरे से क्या मतलब का सवाल पढ़ चुकी थी। नहीं समझी ना? बस यही अदा तो तुम्हारी समझदारों पर हावी है। क्या बात है भाई, खैरियत तो है? क्यों इतने जाली सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं? शारिक बर्दाश्त न कर पाया। झूठ नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल सच है ये। और हाँ सहाबिया, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी।
رہنے دیں، آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ ابھی اس اسٹیج پر نہیں پہنچی۔ کیا مطلب؟ سمین نے اسے گھورا۔ بھائی مجھے کیا پتا، میں نے یہی سنا ہے شادی شدہ خواتین حواسوں میں کم ہی ملتی ہیں۔ وہ انہیں چھیڑنے کی خاطر بولا۔ میں نے کہہ دیا نا، بلیک والا میں ہی لوں گی، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اندر داخل ہوتے ہوئے نازیہ اپنے پیچھے آنے والیوں سے مخاطب تھی، مگر وہ تو ممانی میرے لیے ایک لڑکی من منائی۔ کچھ بھی ہو جائے میں کہہ چکی ہوں، لوں گی تو بلیک، ورنہ مجھے ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں، میں اپنے لیے خود خرید سکتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ مسکرا کر صحابیہ سے یوں ملی گویا ابھی اس پر نظر پڑی ہو۔ پھر وہ خود ہی صحابیہ سے باتوں میں لگی رہی تھی۔ اس نے کنکھیوں سے شارق کی طرف دیکھا جو اس کے انداز پر مسکرا رہا تھا، خواہ وہ فیصلہ کرنے کی بات ہو یا گفتگو میں پہل کرنے کی۔ میرا خیال ہے لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی فیصلہ سنبھالنے کے لیے ہے۔ تمہیں کس نے کہا تھا سٹارٹ لینے کو؟ بندے کی اپنی بھی کوئی عزت ہوتی ہے، پہلے مخاطب کا رویہ تو دیکھ لے، پھر اس سے فری ہو۔ یہ کیا کہ دیکھا اور شروع ہو گئے، وہ یا خاموشی کی جیل سے چھوٹ کر آئے ہوں۔ یہ کون تھی؟ اس کے جانے کے بعد وہ سمین سے بولا۔ میری انہی پھپھو کی بیٹی جنہوں نے نازیہ کے والد سے ڈائیورس لے کر اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لی تھی، سمین دھیرے سے بولی، مگر شارق کو کچھ فرق محسوس نہ ہوا۔ پہلی شادی بھی لو میرج ہی تھی نا؟ وہ بولی کہ اتنی معلومات تو اسے بھی تھیں۔ ہاں، تب سے ہی وہ اپنے چچا کے پاس تھی، اب دادی کی ضد پر یہاں آئی ہے۔ ویسے بھی یہاں سے اس کا آفس زیادہ نزدیک پڑتا ہے، سمین بھابی بولی۔ شارق یہ روتے ہوئے گانے گا رہے ہو، کوئی نیا گانا گاؤ نا۔ بھائی ہمیں یہ پرانے گانے نہیں آتے، نوین اور نرما بولی۔ بھائی مجھے تو یہی گانے آتے ہیں۔ اچھا چلو وہ گا لیتے ہیں۔ بھابی کی انگلی میں ہیرے کا چھلا، اس نے سٹارٹ لیا تو اس کی نظر تو بس ہیروں پر ہی پڑی ہوگی۔ نامیہ بھی بیزاری سے بولی۔ ظاہر ہے بھائی جوہر شناس جو ہوا۔ کالر جھاڑتے ہوئے وہ بولا۔ جوہر شناس بھی تم ایک پتھر کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ہی بنے شارق حسن، کاش کہ یہ علم تمہیں پہلے ہو جاتا تو بہت ممکن تھا میری بھی اپنی نظروں میں کوئی ویلیو بن جاتی۔ چائے کا آخری سپ لیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی، جبکہ عزیر احمد کے خیالات اس سے کچھ جدا نہ تھے۔ نہیں میرے دوست، تم جوہر شناس نہیں ہو سکتے۔ جوہر شناس تو مٹی میں ہیرے دریافت کر لیتے ہیں، جبکہ تم نے تو ایک ہیرے کو مٹی میں رول دیا ہے۔ عزیر احمد کو اس کی پھیکی مسکراہٹیں یاد آ گئیں۔ شارق کو دیکھ رہی ہو؟ وہ دلہن بنی سمین بھابی سے مل کر اسٹیج سے نیچے آئی تو نامیہ بولی۔ ہاں، جب سارا زمانہ دیکھ رہا ہے تو میری تو بینائی کا مرکز ہی وہی ہے۔ اس نے اسٹیج سے کچھ فاصلے پر نازیہ کے ساتھ کھڑے ہنستے ہوئے شارق کو دیکھا اور بلا ارادہ اپنی آنکھوں سے اینک اتار کر جو آج اس نے یاد سے پہن لی تھی صاف کرنے لگی۔ واہ شارق حسن، میرے کہے چھین لیے اور اسے مسکراتے دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اپنے بہت قریب عزیر احمد کی آواز سن کر اس نے فوراً آنکھیں صاف کر کے اینک پہنی۔ جواب دے کر وہ جواباً مسکرائی۔ اسے یاد آیا کہ کل وہ موجود نہیں تھا۔ آپ کل چلے گئے تھے کیا؟ اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے خود ہی سوال کر دیا اور عزیر احمد کو دونوں جہانوں کی دولت مل گئی۔ یعنی آپ نے میری کمی محسوس کی؟ محسوس تو صرف وہی ہوتا ہے جو اپنا احساس آپ دلاتا ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ جانے کیوں شارق نے اسے دھوکہ دیا، جبکہ وہ اس کا محور اور مرکز بھی نہیں تھی، تو کیوں اسے پہلے سے باخبر نہیں کر دیا؟ عزیر احمد سوچ کر رہ گیا، پھر موڈ چینج کرنے کی خاطر بولا۔ ایک بات کہوں، آپ اینک میں بہت اچھی لگتی ہیں، بہت منفرد، اسے پہنے رکھا کریں۔ صحابیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، کہیں یہ بھی تو اس کا مذاق نہیں اڑا رہا شارق کی طرح؟ سچ کہہ رہا ہوں، اس کی آنکھوں کے سوال پڑھ کر وہ بولا۔ خیر چلیے، میں آپ کو اپنی والدہ اور سسٹر سے ملواتا ہوں، وہ آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں۔ چلیے، وہ اس کے ساتھ خاموشی سے ہو لی، لیکن ان سے جس قسم کے جوش کی اسے توقع تھی وہ مفقود تھا۔ اسے تو سابقہ رویے کی توقع تھی، مگر یہاں تو عجب سرد مہری تھی جسے عزیر نے بھی محسوس کیا تھا۔ شاید میرے نصیب میں خزاں کے غم ہیں، ورنہ بہار کی خوشیاں یوں جھلک دکھلا کر پلٹ نہ جائیں۔ کہتے ہیں خدا کچھ لیتا ہے تو اسے بڑھ کر نواز دیتا ہے، مگر مجھے تو ہمیشہ اپنی خواہشوں سے کم ہی ملا ہے، یا پھر میری خواہش ہی بڑی ہے۔ ہاں شاید۔ فاروق بھائی کی شادی کے بعد وہ یوں منظر سے غائب ہوئی تھی کہ ایک دن اس کی تلاش میں خالہ خود چلی آئیں۔ وہ اسے اور نانو کو لینے آئی تھیں، مگر وہ اس کے انکار پر خاموش ہو گئیں۔ جب اس نے نانو کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی تو پھر وہ تو اس کی خالہ تھیں، جس طرح پریشان ہو کر آئی تھیں اس سے زیادہ پریشان ہو کر چلی گئیں۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ وہ کبھی کسی کی بات نہیں ٹالتی تھی، اور نانو کی تو مطلق نہیں، اور وہ بھی ان کے گھر آنے کے سلسلے میں۔ حیرت تھی۔ اپنا رزلٹ آ جانے کے بعد اس نے لاشعوری طور پر شارق کے فون کا انتظار کیا تھا، مگر شارق کا تو نہیں، اس کی دوست ارم کا فون آ گیا۔ اسے اپنی بہن کے اسکول میں جاب کی آفر کی تھی، جو اس نے ذرا سے پس و پیش کے بعد مان لی تھی۔ اماں بس آپ چلے میرے ساتھ، تنہائی مجھے
काटने को दौड़ती है। समझ में नहीं आता क्या करूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है इतना बड़ा घर मुझ तन्हा को निगल जाएगा। खाला अम्मा के आगे अपना दुखड़ा रो रही थी। अरे अरे, खैर से समीन तो बड़ी फरमाबरदार बच्ची है, तुम कह रही थी, और अपना फारूक भी बड़ा बीबा बच्चा है। फिर क्या हुआ? नहीं अम्मा, बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं हुआ। खुदा जोड़ी सलामत रखे, दोनों मेरा बड़ा ख्याल रखते हैं। मगर अम्मा, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना कि उनका कुछ ख्याल करूं। उनकी नई नई शादी हुई है और मेरी जीदारी में लगे रहते हैं। ये दिन तो उनके अपने होने चाहिए अम्मा। उन्हें ज़बरदस्ती खुद से दूर रखती हूँ और उनके जाते ही बेकल हो जाती हूँ। पहले तो शारिक का साथ होता था, उसी के दम से ज़िंदगी महसूस होती थी। मुझे अपने साथ हर काम में घसीट लेता था और मैं भी उसकी खुशी की खातिर उसकी मानती जाती। फारूक तो पहले ही कारोबार में मसरूफ रहता था, मगर ये शारिक जाने किन धंधों में लग गया, कर ही नहीं। समीन बहू मैके जाएगी तो फारूक से ज्यादा उसके चक्कर लगेंगे वहाँ के। फिर तफरीह की घर से प्रोग्राम मुरतब होंगे और जाने कैसे कैसे खुशियां मनाई जाएंगी, और मैं अंधेरे घर में पड़ी फकत सोचने और कुड़ने की कर भी क्या सकती हूँ। जाने क्यों अम्मा, मुझे ऐसे लगता है जैसे शारिक मुझसे दूर हो गया है। कहीं मेले में खो गया है मेरा शारिक, और ये गाफिल शारिक तो कोई और है। अम्मा, मुझे बहुत खौफ आता है, कहीं इस बड़े से घर में मैं घुट घुट कर ही। खाला, हम चलेंगे आपके साथ, आप बेफिक्र रहिए। वैसे भी मेरा स्कूल वहाँ से ज़्यादा नज़दीक पड़ता है। मैं काफ़ी दिनों से आपके यहाँ आने का सोच रही थी। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गईं। इस बार की गलती के अजाले की खातिर उसने बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए। खाला उसे दुआएं देने लगीं और दिल के अंदर शाम भीगने लगी। कितने लोग उसे दुआएं देते थे, मगर ये दुआएं जाने कहाँ जाती थीं। उसका दिल क्यों खुश नहीं होता था? एक ही मौसम के हसार में क्यों था आखिर, क्यों? अरे सहाबिया बेटा, इस वक्त किताब पढ़ रही हो, सोई नहीं? सुबह की उठी हुई हो, कुछ देर तो आराम कर लिया करो। वैसे भी इन किताबों से कुछ मिलने वाला नहीं सवाए ऐनक के नंबरों के। वो इसके बराबर बैठते हुए बोली। ऐनक लगाना क्या बहुत बुरी बात होती है खाला? वो खोए खोए लहजे में बोली थी, जबकि ज़हरा बेगम उसके इस अंदाज पर परेशान हो गई थी। पहले ही उसकी खामोशी ने इन्हें हौला दिया था, अब मजीद ये सवाल, कहीं शारिक ने तो कुछ नहीं कह दिया। वो सोचने लगी। अरे नहीं पागल, मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम किताब रखकर आराम कर लो, मगर मैं देख रही हूँ तन्हाई और खामोशी तुम्हें जहनी मरीज बनाती जा रही है, तुम्हारी जहनी सलाहियतों को ख़त्म करती जा रही हैं। सबके साथ रहते हुए ये तन्हाई किस लिए? अब बस समीन बहू अपने मेके से आ जाए तो मैं तुम्हें इन किताबों में सर दिए ना देखूं। वो किताब उसके हाथ से लेती हुई बोली। आपको भी ऐनक अच्छी नहीं लगती खाला? उसकी सुई अभी वहीं जमी थी। ये ऐनक ऐनक की रट क्या लगा रखी है? और फिर तुम्हें तो खुदा ने वो हुस्न दिया है कि हर रूप में अच्छी लगती हो, बिना किसी आराइश के ही। अब खबरदार ऐसे ऊट पटांग सवाल मत करना मुझसे। और फिर अब तो वो दौर है कि लोग अपनी बुराइयों को हुनर बनाकर पेश करते हैं। किसी में कोई बुराई हो तो वो बजाय इस ऐब की पर्दापोशी के उसकी यूं नुमाइश करता है, उसे यूं बनाकर पेश करता है, गोया यही फैशन हो। और इन्हीं महरूमियों को हुनर बनाकर पेश करना भी बड़े दिल गुर्दे वालों का काम है। और तुम भी एहसास कमतरी की चादर उतार दो अपने एतराफ से। जो जुर्म तुमने किया ही नहीं उसकी सजा खुद को क्यों देती हो? ये वहम निकाल दो दिल से कि ऐनक में तुम बुरी लगती हो। कभी आईना देखा है? गौर से देखना, फिर पता चलेगा कितनी हसीन लगती हो। शायद इसीलिए शारिक भी तुम्हें बार बार ऐनक में ही देखना चाहता है। आखिरी जुमला वो काफी शरारत से बोली। एक लहजे को तो अरसे बाद जिंदगी से दौड़ गई, बेख्तियार यकीन आने लगा, मगर फिर वही हकीकत पसंदी। ख्वाब ये है कि वो हकीकत था, ये हकीकत है, कोई ख्वाब था वो। चलो अब बिला वजह की सोचें छोड़कर कुछ देर आराम करो। कैलूला सेहत के लिए अच्छा होता है, कुछ नींद ले लो तो फ्रेश हो जाओगी। वो उठते हुए बोली तो वो भी उनके सामने ही सोफे पर नीम दराज हो गई। बेल की आवाज़ पर आंख खोलने के उसने घड़ी देखी, आधा घंटा गुजर चुका था। उसने रिसीवर उठा लिया। हेलो हेलो सहाबिया, शुक्र है आपने ही रिसीव किया। मैं उज़ैर हूँ, कहिए कैसी हैं आप? जी ठीक हूँ, आप कहिए। समझ में ना आया उसे कैसे ट्रीट करे। ये भी हैरत हुई कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ है, क्योंकि आजकल तो शारिक का भी अपने किसी दोस्त से कोई खास राब्ता नहीं था। कॉलेज से आते ही वो कुछ देर घर रुककर समीन भाभी की तरफ चल पड़ता और फिर रात को फारूक भाई के साथ ही लौटता। मैं ठीक हूँ, जॉब कैसी जा रही है? और हाँ भाई, रिजल्ट आ गया आपका, बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन कामयाब ही हुई होंगी। दरअसल इन दिनों मैं बिजनेस टूर पर था और आपका नंबर भी नहीं था मेरे पास, और अब जब आप यहाँ आ गईं तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था आपको कॉल करने का, और कुछ हालात भी ऐसे थे कि कबल अज़ वक्त कुछ कहा भी नहीं जा सकता था। मगर सहाबिया, क्या कभी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तो इस राह में आप मुझे अपना एतमाद तो देंगी ना? वो बेकरारी से बोला था।
सहाबिया बेटा तुम सोई नहीं, मैं समझी सो गई हो। नानू की आवाज़ पर उसने झट से रिसीवर गोद में डाल दिया। ये एक इसरारी फेल था जिसमें उसके शऊर का कोई दखल नहीं था। नहीं नानो, उठ गई आप? हाँ, मैं कुरान शरीफ लेने आई थी, 2 दिन से खोला तक नहीं, वो जाते हुए बोली। थैंक यू सो मच सहाबिया, वो कह रहा था। आपकी खामोशी मेरा यकीन बढ़ा रही है। आज आपने मेरा मान बढ़ा दिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, वो बहुत खुशी से कह रहा था। हेलो, आप सुन तो रही हैं? आवाज़ में बेकरारी का आंसर नुमाया था। जी, गहरे कुएं से आवाज़ आई। अच्छा, तो फिर खुदा हाफिज, मुस्तकबिल के लिए अच्छी उम्मीदों के साथ और इस वादे के साथ कि आज से आपकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। खुदा हाफिज। गहरे यकीन के बाद रिसीवर बेजान हो गया और वो सोच रही थी कि उसका रिएक्शन क्या होना चाहिए। ऐसा महसूस हो रहा था गोया उसके हवा से हमसा गाफिल हो चुके हैं। पहले तो बात फ़कत एहसास तक थी, मगर आज तो उज़ैर अहमद ने इस एहसास को ज़ुबान दे दी थी। इस इकरार के बाद वो दिन ब दिन निढाल हो रही थी। आखिर शारिक कोई आखिरी फैसला करके उसे आज़ादी क्यों नहीं दे देता? भला कब तक वो यूं ही दार पर लटकी रहेगी? ये नाजिया कैसी लड़की है भाभी? ड्राई फ्रूट पर हाथ साफ करते हुए वो बोला था। भाभी ने उसे बगौर देखा, हालांकि उससे ऐसे ही किसी सवाल की तवक्का थी। कैसी से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम तो उसे मुझसे ज़्यादा जानने लगे हो, और जो कुछ तुम नहीं जानना चाहते वो भी मैं कई बार बावर करा चुकी हूँ। बहरहाल फिर बता देती हूँ। नाजिया की अम्मी यानी हमारी फूफो ने पापा और दादों की मर्जी के खिलाफ अपने क्लास फेलो से शादी कर ली, और जब नाजिया 11 साल की थी उन्होंने अपने शोहर से एक मामूली बात पर डाइवोर्स ले ली और अपने एक कॉलीग से शादी कर ली। कुछ अरसे बाद नाजिया के पापा ने भी शादी कर ली और नाजिया अपनी दादी और चचा के साथ रहने लगी। कभी कभी हमारी तरफ भी आ जाती थी, मगर बहुत कम। शुरू से ही वो हमें एक गुड़िया की तरह अच्छी लगती थी। वो थी भी अच्छी, मगर फिर वो काफ़ी सालों तक नज़र नहीं आई। एक ही शहर में रहने के बावजूद वो हमें नहीं मिलती। फिर एक दिन पापा खुद उसे लेने गए। उसने जॉब कर ली थी और हमारे यहाँ आने को तैयार भी नहीं थी, मगर पापा जिद करके उसे ले ही आए और आज तक उसे जाने नहीं दिया। शायद उसके ददियाली भी यही चाहते हैं, जभी तो 1-2 बार पूछने के बाद फिर पलटे नहीं। इसकी भी एक वजह थी, और वो उसकी खुदसरी थी। वालिदैन की दूरी और उसे नज़रअंदाज कर देने वाले अमल ने उसकी शख्सियत मस्क कर दी थी। उसकी तबीयत में जिद आ गई थी। जिस बात से इसे रोका जाता वो वही करती। कुछ दिनों तक तो उसकी इस नेगेटिव अप्रोच पर हम कुटते रहे, उसे समझाते रहे, लेकिन जब उसने अपनी रविश नहीं बदली तो हम भी चुप हो गए। वो कुछ देर को रुकी। फिर पापा ने उसे बदलने की खातिर जैन भाई से उसकी शादी का फैसला कर लिया, मगर जैन भाई ने इनकार कर दिया। क्यों? वो वजह जानने को बेकरार था। इसलिए कि वो हमारे माहौल के लिए अनफिट है। इसे गौर से देखते हुए गोया कुछ जताया। और यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ शारिक, तुम मेरे लिए जैन भाई ही जैसे हो। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। तो क्या उससे शादी करना बुराई है? कितनी उजलत में बोला था वो। महवियत के बावजूद दिल रेजा रेजा हो गया। बुराई उससे शादी करने में है, इसमें नहीं, क्योंकि वो खुद अपनी जगह पर अच्छी लड़की है, अपने ख्याल अपने माहौल के लिहाज से, और हम भी अपनी जगह दुरुस्त हैं अपने हालात के लिहाज से। लेकिन एक फर्क दोनों के दरमियान है, ना तुम उसे अबूर कर सकते हो और ना वो ऐसा चाहेगी। फिर तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। खुदा ने हर एक के लिए मुनासिब जोड़ा उतारा है। तुमसे उसकी शादी ना हुई तो कोई और उसके ख्याल और जहनीत के मुताबिक उस जैसा ही शख्स उसका नसीब होगा। अपनी बात मुकम्मल करके उन्होंने पुश्त मोड़कर देखा। सहाबिया गायब थी। और तुम ये क्यों भूल जाते हो? सहाबिया तुमसे मंसूब है। अब ये मत कहना कि वो बुजुर्गों का फैसला था, या तुमने उसे कभी उस निगाह से नहीं देखा, क्योंकि मैं तुम्हारी नज़रों से वाकिफ़ हूँ। भाभी, मैं उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं रहा। अगर नाजिया तुम्हें नहीं मिलती तब भी तुम यही कहते। तब का मुझे इल्म नहीं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ आई ही मेरे लिए है। और सहाबिया, उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल्स हैं। प्रपोजल्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम्हारे मिजाज की बात कर रही हूँ, जो ज़्यादा देर तक नाजिया के मिजाज से नहीं मिलेगा। हर लड़की तुम्हारे मिजाज के आगे नहीं ठहर सकती, तो मैं अपना मिजाज ही बदल डालूंगा। और कुछ? वो बेवजह मुस्कुराया। नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हाँ, एक बात और उसके बारे में बता दूं तुम्हें, ताकि फिर तुम बाद में मुझसे शिकवा ना करो। और भाभी, मैं इतना कमज़र्फ नहीं हूँ कि शिकवा करूँ, और वैसे भी मोहब्बत तो बंदे को बहुत बाज़र्फ बना देती है ना? अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो उठ खड़ी हुई कि बैठना बेसूद था।
میرا جواب تم جانتے ہو عزیر، اگر مجھے کوئی اینک والی ہی لانی ہوتی تو سارا کیا بری تھی، وہ تو میرے بھائی کی بیٹی ہے اور یہ اس کی اضافی خوبی ہے، مگر میں نے اس کی اینک دیکھ کر اپنی برسوں پرانی خواہش فراموش کر دی تھی، کیونکہ مجھے اینک سے نفرت ہے، اور جب میں ایک گھر میں سب کو اینک والا دیکھتی ہوں نا تو مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر سے یہ بلا دور ہے، مگر اب تم ایک غیر اور اینک والی لڑکی کو لا کر میری برسوں پرانی خواہش کو ریزہ ریزہ کرنے پر تلے ہو۔ ساجدہ بیگم نے عزیر احمد کو مفصل جواب سے نوازا۔ مگر امی، آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ اینک سے قطع نظر وہ ایک سلیقہ مند اور خوبصورت لڑکی ہے جس کی اس گھر کو ضرورت ہے، اور آپ سچ مجھ بتائیے گا، کیا پہلی ملاقات میں وہ آپ کو بری لگی تھی؟ جواب جانتے ہوئے بھی عزیر احمد نے محض گواہی کی خاطر سوال کیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے اچھی لگی تھی پہلی ہی ملاقات میں، مگر دوسری میں نہیں، اس نے ہمیں دھوکہ دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھ سے بنا اینک کے ملی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی امی، اور نہ ہی وہ ہر وقت اینک لگائے رکھنے کی عادی ہے۔ ابھی نہیں ہے نا، پھر تو بڑھتے بڑھتے بڑھ ہی جائے گی یہ خرابی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ اپنے لائق فائق بیٹے کے لیے اینک والی کے علاوہ کوئی نہیں ملی، اور میں جواب میں کیا کہوں گی؟ نہ بابا، یہ نہیں ہو سکتا، ہم جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں مگر اتنے دل گردے والے نہیں کہ اپنوں کی بیٹی کو ٹھکرا کر کسی غیر کو لے آئیں اور لوگوں کو بولنے کا موقع دیں۔ مگر امی، یہ تو باطن کی کمزوری ہوئی، لوگوں سے ڈرنا، ہمارے فیصلے ہماری ذات تک ہی محدود رہیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ رسان سے بولا تھا کہ ماں کی ناراضگی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو بھی ہو، ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، انہی لوگوں کے درمیان۔ سمندر میں رہتے ہوئے مگرمچھ سے بیر ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں جو کرنا ہوگا سب کو مد نظر رکھ کر ہی کرنا ہوگا، ہم ان کے خلاف کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے۔ تو پھر آپ کا فیصلہ کیا ہے؟ ماں کے جملے پر وہ جو کافی دیر سے خود کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھا بگڑ گیا۔ میرا فیصلہ انکار ہے، میں کسی بھی لڑکی کو بہو بنا سکتی ہوں مگر کسی اینک والی کو نہیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے امی، اگر ہوگی تو وہی ہوگی، ورنہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں۔ تم ابھی جذباتی ہو رہے ہو بیٹا، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا، وہ یہاں آ بھی گئی تو خود کو مس فٹ ہی محسوس کرے گی ہماری سوچوں کے درمیان۔ وہ اس قدر بچگانہ ذہنیت نہیں رکھتی امی، اور آپ مجھے یہ بتائیے، آپ اگر میرے لیے کوئی خوبصورت لڑکی بہو بنا کر لے آتی ہیں اور شادی کے بعد اس کے ساتھ کوئی بھیانک حادثہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کریں گی؟ پھر تو آپ الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکیں گی۔ ماں کی بات پر وہ بہت مشتعل ہو گیا تھا، اور اس قدر ضد کریں گی اس معمولی ٹاپک پر اسے یہ اندازہ نہ تھا۔ بات کی مجھے نہیں پتا، مگر میں جانتے بوجھتے تو مکھی نہیں نکل سکتی نا، اور پھر یہ تو ہے کہ اگر کسی سے شادی کا ارادہ ہو تو پہلے اس کے ہاتھ پیر دیکھ لو۔ یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہم اور آپ کسی کی خامی ڈھونڈ کر ایشو بنائیں، بلکہ یہ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ پچھلے زمانے میں عورتیں جادو کر دیا کرتی تھیں آنکھوں سے دیکھ کر، سو نقصان سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اچھا ٹھیک کہتے ہوگے تم، مگر یہ بھی تو سوچو کہ تم میری ایک ہی اولاد ہو، آج میں تمہاری شادی اس سے کر دوں گی تو کل تمہارے بچوں میں بھی یہی عیب ہوگا، اور میرا فخر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اس حوالے سے۔ وہ حیران تھا ماں کی گفتگو سن کر، یہ تو پتا تھا وہ اینک پسند نہیں کرتی، اور دونوں بہنوں کو بھی زیادہ ٹی وی دیکھنے اور کتابیں پڑھنے پر ٹوکتی ہیں۔ حالانکہ سسرال میں اینک کا رواج عام تھا، مگر انہیں شروع سے ہی اس چیز سے چڑ تھی، سو خود بھی بہت کیئر کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس عمر میں پہنچنے کے باوجود اینک ان کی آنکھ سے دور تھی۔ ان کے لیے یہ بہت تھا کہ لوگ انہیں سراہتے تھے۔ تمہاری فیملی میں تو کسی کی نظر کمزور نہیں نا، اور خود تمہاری نظر بھی اس عمر میں بھی بڑی تیز ہے۔ انہوں نے شاید ایسی ہی باتوں کے ذریعے بڑے بڑے مینار تعمیر کر لیے تھے۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ اچھا ہوا آپ نے پہلے ہی بات کلیئر کر دی، اب میں یہ خیال ہی دل سے نکال دوں گا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اور ساجدہ بیگم کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور آپ بھی میری شادی کے حوالے سے سارے خواب و خیال فراموش کر دیں تو بہتر ہوگا۔ وہ رک کر مزید گویا ہوا۔ عزیر، ابھی کچھ دیر قبل خوشی کی لہر نظر آئی تھی، اس کے سخت لہجے کے نیچے جانے کہاں دب گئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر چیخی تھی۔ اس صفاقی کی انہیں توقع نہیں تھی کہ وہ اول تو ضد کرتا ہی نہیں تھا، مگر جہاں تھمتا تھا وہیں ٹھہر جاتا تھا، بڑی استقامت کے ساتھ۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے سختی کے ساتھ ساتھ نرمی سے بھی سمجھا رہی تھیں، مگر سب کچھ بیکار ہی رہا تھا۔ تو اب تم مجھے یوں ڈبل کراس کرو گے؟ بڑی مردہ سی آواز میں انہوں نے آخری کوشش کی تھی۔ سارے دلائل اور فخر و غرور اس کے لفظوں کے آگے مانند پڑ گئے تھے۔ بس امی، یہی ہم دونوں کے لیے بہتر ہے، نہ میں آپ کو خوش کرنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور نہ آپ مجھے اس معاملے میں خوش کر سکتی ہیں، تو کیوں نہ یہ چیپٹر اپنی زندگی سے خارج ہی کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہہ کر وہ رکا نہیں، فوراً باہر نکل گیا، اور امی میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے روکتیں۔ اس نے بنا کچھ کہے ہی انہیں خاموش کرا دیا تھا، اور وہ چونکہ اس کے مزاج سے بخوبی واقف تھیں، لہٰذا جانتی تھیں کہ اب وہ اپنے فیصلے سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا،
اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ پورا دن تو وہ گھر سے غائب ہی رہا اور گھر میں ان کا دل بلا وجہ ہولتا رہا۔ پھر دوسرے دن بھی جب وہ صبح صبح ہی دفتر کے لیے نکل گیا اور رات کے کھانے پر بھی نظر نہیں آیا تو دونوں بہنوں نے ماں سے استفسار کیا۔ امی نے دکھی نگاہوں سے دونوں کو دیکھا۔ اس کی جدائی اور غفلت نے انہیں بے طرح توڑ پھوڑ دیا تھا، ایسے کہ پھر انہیں زمانہ بھی بھول گیا، بلکہ صرف یہ یاد رہا کہ دنیا میں اب فقط ان کا ایک ہی سہارا ہے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ اسے زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتی، بس اسی لیے وہ رات تک اس کا انتظار کرتی رہیں۔ آپ سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کا لہجہ نارمل تھا، مگر ماں کی اجاڑ حالت دیکھ کر دل لرز گیا تھا۔ ماں کا چین و سکون لے گئے اور جاگنے کی وجہ پوچھ رہے ہو بیٹا؟ واہ، یہی غلطی ہوئی کہ اپنی مرضی چلا لی میں نے، مگر دیکھو مجھے تمہارا چین لے کر خود بھی چین سے نہیں ہوں۔ ارے امی، کیا ہوا؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ان کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اب بس مجھے تم کل ہی صحابیہ کے گھر لے چلنا، میں خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولی تھیں۔ او امی، وہ چیپٹر تو اب کلوز ہو گیا، اب آپ اس کے لیے جان کیوں چلاتی ہیں؟ وہ بے قراری سے بولا۔ جانتا تھا یہ فیصلہ انہوں نے دل سے نہیں دماغ سے کیا ہے، جبکہ یہ خالصتاً دل کا معاملہ تھا۔ نہیں بیٹا، مجھے احساس ہو گیا ہے کہ مجھے اپنی خواہش تم پر نہیں تھوپنی چاہیے، یہ تو تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم نے میرے فیصلے کو اہمیت دی، مگر اب امی، میں نے آپ سے کہا نا، آپ دل برا مت کریں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، لیکن مجھے خود سے بہت شکایت ہے، مجھے جوان بیٹے کو بچہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ امی چھوڑیے ان باتوں کو اور مجھے معاف کر دیجیے، اس دن میں نے آپ سے بہت گستاخی کی، لیکن یہ سب اس لیے تھا کیونکہ میں صحابیہ پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اینک کوئی عیب نہیں ہے، اس کے اینک لگانے یا نہ لگانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی اور بات ہوتی تو میں یقیناً آپ کی بات کو اولویت دیتا، مگر یہاں تو ظرف کی بات تھی اور میں خود کو کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا کہ یہ عیب اس کا اپنا پیدا کردہ نہیں ہے اور پھر اس کی سزا بھی اسے کیوں ملے، مگر خیر، اب میں آپ کو مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آئی ایم سوری، وہ ان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہوئے دھیرے سے بولا تو بے اختیار امی نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی۔ کتنا غلط کیا انہوں نے، اولاد کی بجائے زمانے کو مد نظر رکھا۔ اس کے گھنیرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے ان کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو شارق؟ ایک شوق کے عالم میں زہرا بیگم بولی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں بیجا آزادی دی ہے، تم منہ اٹھائے جہاں چاہے چلے جاتے ہو، میں نہیں روکتی ٹوکتی، تم بہو کے میکے مسلسل آتے جاتے رہے، میں خاموش رہی کہ یہ بات بے ضرر ہے، مگر اب تم یہ نئی بات کر رہے ہو، بھول رہے ہو کہ صحابیہ بہرحال تم سے منسوب ہے اور یہ فیصلہ اب کا نہیں ہے، برسوں پرانا ہے۔ اس کے ہونٹوں سے نازیہ کی بات سن کر وہ بھڑک اٹھی۔ کئی دنوں سے نوٹ تو وہ خود بھی کر رہی تھیں، صحابیہ کی خاموشی، اماں کی پریشانی، سب مل کر انہیں پریشان کیے دے رہے تھے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آتا تھا اور آج جیسے سارا منظر صاف ہو گیا تھا۔ مگر اس میں برائی کیا ہے؟ وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور تم اسی لیے اس سے شادی کرنا چاہتے ہو کیونکہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے؟ یعنی صحابیہ اچھی لڑکی نہیں، یا دنیا میں اچھی لڑکیوں کا کال پڑ گیا ہے؟ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ وہ صحابیہ کے خلاف کسی کی حمایت کرے۔ میں نے یہ کب کہا کہ صحابیہ بری ہے؟ وہ بھی اچھی ہے، مگر نازیہ کی طرح اس کی آنکھیں کان جیسی نیلی نہیں ہیں، یہی نا؟ وہ اینک نہیں لگاتی، یہی فرق ہے نا دونوں میں؟ امی، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں اینک کی وجہ سے صحابیہ سے کنارہ کر رہا ہوں؟ تو اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ کیا تم مجھے خود سے اتنا غافل سمجھتے ہو؟ تم میرے بیٹے ہو اور میں تم سے بخوبی واقف ہوں۔ بھلا ایسا بھی کیا بلا وجہ ہو سکتا ہے کہ برسوں کی منگنی بغیر کسی وجہ کے رد کر دی جائے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وجہ ہے نا، محبت کا فرق ہے امی، اور یہ فرق بہت گہرا ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ سالوں کی تپسیا سے بھی بیدار نہیں ہوتی اور کبھی بندہ لمحوں میں ہی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اچھا، پھر جیسی تمہاری مرضی، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، صحابیہ تمہاری منزل ہے، اپنی منزل کو چھوڑ کر تم ادھر ادھر بھٹکو گے تو ہمیشہ راہی ہی رہو گے۔ وہ باہر نکل گئیں۔ واقعی ٹھیک کہتے ہو شارق حسن تم، میں بھی تو انہی لمحوں کی لپیٹ میں آ گئی، جانے کب، مگر میری تپسیا تم پر کچھ اثر نہ کر پائی، اور تم بھی تو لمحوں کی لپیٹ میں آ گئے، بنا کسی تپسیا کے ہی۔ اپنے کمرے میں موجود وہ سوچ رہی تھی۔ خالہ نے نانو کو جانے کیسے سمجھایا تھا کہ وہ چپ ہو گئی تھیں، اور چپ تو انہیں ہونا ہی تھا، جیسے شارق کے آگے خالہ ہو گئی تھیں۔ شاید اس بات کا کوئی جواب بھی نہ تھا، اور پھر بولا بھی تو اسی کے آگے جاتا ہے جب سننے والے پر یقین ہو یا کہنے کا کوئی فائدہ ہو، اور خالہ جانتی تھیں شارق کو وہ سمجھوتا کرنے والوں میں سے نہ تھا، پھر کیوں وہ صحابیہ کی زندگی تباہ کر دیں؟
پھر اگلے دن ہی سب کے ساتھ جا کر وہ سمین بھابھی کی دادی اور والدین سے بات پکی کر آئی تھیں کہ یہ ان دونوں نازیہ کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی۔ خالہ کا انداز خاصا اجلت لیے ہوا تھا، جیسے جسے سب نے محسوس کیا تھا۔ نہ تو انہوں نے نازیہ کے بارے میں کچھ بات کی تھی، نہ ہی اس کے والدین کی بابت، اور نہ ہی کوئی اور سوال۔ جیسا کہ فارمیلٹی پوری کر رہی ہوں، بس ان پر تو اب ایک نئی دھن سوار ہو گئی تھی۔ جلد از جلد صحابیہ کی شادی کسی اچھی جگہ کر دیں، اور اب نہ تو انہیں اپنے جوڑوں کا درد یاد رہتا تھا اور نہ ہی اپنی تنہائی کا خیال، بس احساس تھا تو یہ کہ یہ کام ان کے ذمہ ہے اور انہیں ہی نبھانا ہے۔ شارق کی نسبت طے ہوتے ہی انہوں نے اپنی چند ایک جاننے والیوں کو اس نسبت کی بابت بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ اصل وجہ صحابیہ تھی کہ انہی لوگوں نے فاروق کی شادی میں اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا، مگر یہاں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، بلکہ دکھوں میں اور اضافہ ہو گیا ان کی جلی کٹی باتوں سے۔ کوئی وجہ پوچھ رہا تھا کہ برسوں کی منگنی کیوں توڑی، لڑکی تو اچھی تھی، بس ذرا اینک ہی لگاتی تھی، مگر یہ کوئی ایسا عیب نہیں، اور ویسے بھی تمہاری فیملی میں تو یہ نعمت عام ہے۔ حد تو یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے تو انہیں بھی ڈرامے کا کردار بنا دیا تھا۔ ظاہر ہے ماں کی شہ پر ہی بچہ شیر ہوتا ہے، اور جواباً وہ کیا کہتی، کیسے سناتی اس بچے کی محبت کی داستانِ زمانے کو۔ ان کے سرکل میں ابھی تک کوئی اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں تھا کہ اس افسانے کو کھلے دل سے قبول کر لیتا، جبکہ وہ خود ہی شش و پنج میں تھی۔ اور ان کی فکروں میں اضافہ تو اس کے لیے آنے والوں نے اس وقت کیا جب انہوں نے پیغامات پر نظر ڈالی۔ لوگ اس کی سعادت، کم گوئی اور فرما برداری کو نہ جانے کیا سمجھ رہے تھے۔ وہ یتیم تھی مگر لاوارث تو نہیں، جو چاہے مال غنیمت سمجھ کر اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے، اور اس پر بھی بلند و بانگ دعوے۔ بھائی ہم تو شروع سے ہی خیال رکھتے ہیں، بیٹیوں کو اتنا پڑھاتے ہی نہیں کہ پھر رشتوں میں مسائل ہوں۔ یعنی کہ سب کو ان مسائل کا علم تھا، پھر بھی مسائل بڑھا رہے تھے۔ اس وار سے تو وہ مزید نڈھال ہو گئی تھیں، اور اصل پریشانی یہ تھی کہ ابھی تک ان کی ساری کوششیں ناکام رہی تھیں۔ بیٹیوں کی مائیں ہونا کتنی ٹھنڈک اور طمانینت کا احساس ہے، جیسے روشن صبح۔ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، مگر صحابیہ سے انہوں نے بیٹیوں کی طرح ہی محبت کی تھی۔ خوشی کے ساتھ لوگوں کی طرف سے دکھ بھی ملتے تھے، لوگوں کو سننا، استقامت سے برداشت کرنا، پھر ان کے مطالبات۔ بے عیب تو خدا نے کسی کو بھی پیدا نہیں کیا، پھر لوگ ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں؟ سوچتے ہوئے انہوں نے صوفے کی بت سے سر ٹکا دیا۔ شارق تو جانے کن دندوں میں گم رہتا تھا، یا پھر وہ شاید خود ہی اسے لاپرواہ ہو گئی تھیں۔ وہی ایک کام نپٹانے کی دھن جو سوار تھی ان پر۔ ہاں البتہ صحابیہ کی روٹین میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ وہی صبح اٹھ کر اسکول جانا، لوٹ کر ادھر ادھر کے غیر ضروری کام نپٹانا، اور پھر وہی کتابوں کی محفل۔ اینک اس کے چہرے سے مسلسل لگی ملتی۔ خالہ کو خطرہ تھا کہ ہر وقت پڑھنے لکھنے سے آنکھوں کو مزید نقصان پہنچے گا، مگر وہ اسے انکار بھی کس منہ سے کرتی۔ وہ نہ سمجھ تو نہ تھی جو اسے سمجھایا جاتا، مگر جب انسان خود سے ہی بدلہ لینے پر تل جائے تو۔ دوسرے ہی دن انہیں شارق نے بتایا تھا کہ صحابیہ کے لیے عزیر کی والدہ آئیں گی، اور یہ خوشخبری سن کر ہی ان کی فکریں ہوا ہو گئی تھیں۔ شارق کی طرف سے بے نیازی بھی ختم ہو گئی تھی۔ نانو کے ساتھ وہ پھر سے پرانے گھر شفٹ ہو گئی تھی۔ شارق کی یہاں آمد کا تو سوال ہی نہیں ہوتا تھا، ایسی صورت میں کہ شادی کی تیاریاں دونوں طرف جا رہی تھیں، اور ان تیاریوں میں اس کے علاوہ ہر شخص بڑھ چڑھ کے ہاتھ بٹا رہا تھا۔ اس کے پاس معقول جواز تھا کہ اسکول میں امتحان ہو رہے ہیں اور وہ اس وقت جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ دوسری طرف نانو بضد تھیں کہ شادی تو شوال کے مہینے میں ہی ہونی چاہیے، اس مہینے میں ہونے والی شادیاں کامیاب رہتی ہیں، اور اسی لیے نانو کی یہ ضد بہت فائدہ مند ثابت ہو رہی تھی۔ اس کی پوری توجہ اسکول اور بچوں پر تھی، گھر کے پرابلمز وہ یکسر نظر انداز کر رہی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل ان سب باتوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اب نہ تو شارق کے رویوں سے دکھ دیتے تھے، اور نہ ہی عزیر احمد کی باتیں خوشیاں دیتی تھیں۔ عجب سی ایک ویرانی تھی۔ وہ بارہا اینک اتار کر دیکھتی، کیا تھی یہ شے جس کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں آ گئی تھی؟ شیشے کا ایک نفیس زیور جسے مرد پہن لے تو اس کی خوبصورتی، وجاہت، قابلیت ہر شے بڑھ جاتی ہے، اور کوئی لڑکی پہن لے تو یہی زیور اس کے لیے روک بن جاتا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ بین الاقوامی طور پر ترقی کی بلندیوں پر پہنچ کر بھی ہم اپنے گھروں میں پستی کی عمیق گہرائیوں میں جی رہے ہیں۔ جیسے شارق حسن معاشرے کی نظر میں قابل لیکچرار، مگر میری نظر میں ایک انتہائی کم ظرف شخص جس نے مجھے فقط اس زیور کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ مگر کچھ اچھے لوگ بھی تو ہیں اس جہاں میں، جیسے عزیر احمد، جو ظاہر ہے جیسے ہوتے ہیں ان کا باطن بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ عزیر احمد کا خیال اسے کنونس کرنے لگا، مگر وہ سر جھٹک کر کام میں مشغول ہو گئی۔ اب وہ قبل از وقت کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی، اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب اسے اپنے سارے حوصلے آزمانے پڑے۔ فان کلر کے غرارہ سوٹ میں لائٹ براؤن کانٹیکٹ لینسز لگائے ہمیشہ سے بہت منفرد، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا ہر کزن آ کر اسے سراہ رہا تھا،
जाने क्यों चुप चुप सी वो सब लोगों को दिल के इतने करीब क्यों महसूस हो रही थी। फिर उसका अनोखा दिलकश रूप और उस पर लगे बांधे की मुस्कुराहट हर एक के दिल को खुशी के साथ हल्के हल्के दुख से भी आशना करा रही थी, जबकि उसका दिल सबकी इस कदर मोहब्बतें देखकर रोने को चाह रहा था। जाने क्यों जब कोई सहारा मुयस्सर आता है तभी आंसू क्यों मड़ाते हैं, वरना सख्त इम्तिहानात में भी इंतहाई जिगर को पत्थर कर देता मगर सख्त इम्तिहानात में भी तन्हाई जिगर को पत्थर कर देती है। बिया प्लीज स्माइल यार, क्यों गमो अलम की तस्वीर बनी हुई हो। कम अज कम जो लोग नहीं जानते उन्हें तो बेखबर रहने दो। उजैर भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। मुझे तुम्हारी किस्मत पर रश्क आ रहा है। वाकई खुदा जो करता है बेहतर ही करता है। इसमें इंसान के लिए कोई ना कोई मसलहत पोशीदा होती है। नामिया उसके कान में सरगोशी कर रही थी। नहीं, इसमें भला क्या मसलहत हो सकती है। एक लड़की को उसकी खामियों से आशना कराना, बरसों पुराना एक ख्याल लम्हों में छीन लेना और उसकी जगह एक नई तस्वीर चिस्पा कर देना। मसलहत, हाँ, सोचते हुए बेखबरी में वो शिकवा कर बैठी, मगर फिर फौरन ही अपनी गलती महसूस करके वो तौबा कर रही थी। जाने क्यों वो इस कदर जर्दोरंज हो रही थी। रोनमाई का तोहफा क्या होगा, पीछे से किसी ने पूछा था। स्टेज मुकम्मल तौर पर यंग जनरेशन के नरगे में था। ऐनक, ताकि भाभी की निगाहें उज़ैर अहमद पर ही टिकी रहें और भटकने का खतरा ना हो, किसी ने जवाब दिया था। नहीं, अब कोई खतरा नहीं। अब ये हाथ उज़ैर अहमद के हाथ में है और अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। रोनमाई का कंगन उसके हाथों में पहनाते हुए उज़ैर अहमद ने कहा तो उसका बेकरार दिल बेख्तियार मचल उठा। अभी वो खुदा से शिकवा कर रही थी और खुदा ने उसे बिन मांगे ही क्या क्या नवाज दिया था। वो तो जरे की तमन्नाई थी और खुदा ने उसे गोहर नवाज दिया था। पलके झपकने के बावजूद दो नन्हे नन्हे कतरे उसके रुखसार पर रक्सा हो गए थे। नहीं, अब इन्हें अपनी ये दौलत नहीं, अब नहीं, अब अपनी ये दौलत तुम यहीं छोड़ जाओ। हो हाँ, उज़ैर अहमद का जुमला मुकम्मल होने से पहले ही यंग जनरेशन हूटिंग करने लगी थी और उज़ैर अहमद के इसके आंसू साफ करने के लिए बढ़ते हुए हाथ रुक गए थे। भाई मियाँ, आराम से देखभाल के। आपका प्यार अंधा हो सकता है मगर हमारी आन के सलामत हैं, क्यों दोस्तों। हाँ, और बिला वजह सेंसरशिप वालों के ऐश मत कराएं। जेब खाली कराने के लिए सालियां ही बहुत हैं। फिर चुटकुला छोड़ा गया। उफ, क्या मुसीबत है। निकाह तो हो चुका है ना। निकाह तो हो चुका है मगर भाई मेरे सब्र का फल मीठा होता है। और प्लीज अब मायूसी में बाल मत नोचने लग जाना। मजमे में एक हजाम साहब भी तशरीफ फरमा है, इन्हें तकलीफ मत दें। अब निशाना नबील था। क्या कर लेंगे वो, गंजा कर देंगे। नबील को देखते हुए वो सब कोर्स में बोले तो वो नहीं छोड़ूंगा का इशारा गाते हुए स्टेज से उतर गया, जबकि सबके साथ उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट की लहर सी दौड़ गई, गोया बहुत वाज़ेह खुशी। उज़ैर अहमद ने तशक्कुर के एहसास के साथ उसे देखा। गोया मतलब साफ हो चुका था और उसके चेहरे पे कोसे खज़ां के सभी रंग बिखर गए थे। कमरे में दाखिल होते हुए खुशी उसके हर अंदाज से छलक रही थी। शारिक ने सरमस्ती की कैफियत में बेड पर नजर डाली। दुल्हन की बजाय उसका दुपट्टा मौजूद था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो आगे बढ़ा, मगर ये क्या। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी निगाहें थम गईं। उसने छू कर देखा, यही वो लेंसेज थे जिसकी वजह से नाजिया उसके हल्के में मशहूर थी। मगर ये बात उसने उससे क्यों छुपाई। इसी लम्हे बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जो कुछ उसने देखा, अगर वो कोई टेंशन लेने वाला बंदा होता तो यकीनन उसका हार्ट फेल हो चुका होता, जबकि वो सहारे की खातिर बेड पर बैठ चुका था। दरवाजे से निकलती हुई नाजिया उस नाजिया से कतन मुख्तलिफ थी जिससे कुछ देर कबल तक वो महवे कलाम रहा था। शलवार सूट में मलबूस, मेकअप और ज्वेलरी से आज़ाद, वो बहुत आम सी लग रही थी। मगर आज ये सोचने का दिन नहीं था कि हैरत की बड़ी वजह उसकी आंखों पर जमी इंतहाई गहरे अज़्ज़ों वाली ऐनक थी जिसने उसे शौक पहुंचाया था। क्या हुआ शारिक, वो फौरन आगे बढ़ी थी। ये इशारा ऐनक की तरफ था। ये दरअसल मेरी आईसाइट बहुत वीक है, इसलिए मैं लेंस इस्तेमाल करती हूँ। पहले जॉब की वजह से ये ज़रूरी थे कि किसी बॉस के पर्सनल असिस्टेंट को ऐनक के साथ कम ही कबूल किया जाता है। फिर समीन आपी की शादी, फिर तुमसे मुलाकात और अपनी शादी तक मुसलसल इस्तेमाल की वजह से अब इतनी तकलीफ होती है कि अभी मैं कुछ देर के लिए भी इन्हें बर्दाश्त ना कर पाई। आई एम सॉरी शारिक, मैं तुम्हारी खातिर ज्यादा देर तक सजी बनी नहीं रही, जबकि वो अब तक शौक था। तुम कुछ कहोगे नहीं, वो पूछ रही थी और जवाबन उसके चेहरे पे मांगे की मुस्कुराहट आन ठहरी। तब उसे अचानक एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसी ही मुस्कुराहट अक्सर वो इन्हीं बातों के इख्तिताम पर सहाबिया के चेहरे पर देखता था। बेबसी का अजीम शाहकार मर्द होते हुए भी उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि कुछ कहता। सब किया धरा तो उसी का था। उसने खुद ही तो कहा था कि उसे नाजिया से मोहब्बत है और ऐनक वैनक का कोई मामला नहीं, मगर अभी ये सब ढकोसले उस पर आया हो गए थे। मोहब्बत होती तो वो यूं से पीछे न हटता।
لیکن کرتا بھی تو کیا، اس نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ اتنا کم ظرف نہیں ہے کہ کبھی شکوہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی اپنے ہاتھ باندھ لیے تھے، لیکن اب بھی اس کی تسلی نہیں ہوئی جب ہی اگلے روز وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس موجود تھا۔ سینے کی جلن کے ساتھ اب آنکھوں کی جلن زیادہ دیر تک برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ شارق حسن جو اینک سے چڑھتا تھا اب اینک کے ساتھ بھی بڑی شان سے جیتا ہے۔ سراہنے والوں نے ہمیشہ کی طرح اسے سراہا بھی تھا، مگر اس اہمیت پر زندگی میں پہلی بار اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ سارا مسئلہ صرف اینک کا تھا جو اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ سے جڑی رہی تھی اور شاید آگے تک رہنے کا امکان تھا، مگر اس معاملے میں شارق حسن کی ادنا سی کوششیں بیکار رہی تھیں۔ اس نے جب شارق حسن کو اس نئے روپ میں دیکھا تو ایک پل کو آنکھیں جھپکنا بھول گئی، مگر نازیہ کو دیکھ کر اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ واقعی شارق حسن کو راہ پر لانے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ ٹھیک ہے، خدا جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اس میں یقیناً بندے کے لیے کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کر دیں اور کامنٹ کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ مجھے تو بہت اچھی لگی ہے یہ سٹوری، یہ ناول بہت اچھا لگا ہے۔ آپ کو کیسا لگا ہے آپ لازمی بتائیں کامنٹس میں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔